सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी का वन शॉट रिवीजन। सो गाइज, बस इस वीडियो को आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को बस एग्जाम में जाकर बैठना है। तो गाइज, मैं इतना गारंटी देता हूँ आप लोगों को फुल मार्क्स आएगा, क्योंकि गाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजी इससे इजी सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा मार्केटिंग में। क्योंकि गाइज सबसे ज्यादा जो मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया है, और ऑलरेडी मैं भी मार्केटिंग से ही हूँ, ठीक है ठीक है। तो ऑलरेडी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द मोस्ट ई सब्जेक्ट, और इसको आप आराम से इजी वे में निकाल सकते हो। बस आप अच्छे से समझ लोगे, और मैं जितना मैं समझाऊंगा आज। और एक एक चीजें मैं यहाँ पे समझा दूंगा, और सारे कुछ जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्वेश्चन ज्यादातर स्ट्रेटजी से रिलेटेड आते हैं, और आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे रखते हो। ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, करियर फायर के यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है। तो चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरे बारे में यहाँ पे अगर जानना है, तो मैं 2024 का पास आउट है, एसपीपी एमबी मार्केटिंग। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मीनिंग जो होता है, नाम से ही समझ लो, स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्लान डिजाइन बाय a business to achieve specific objective by understanding customer needs and creating sustainable competitive advantage। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लोग क्यों बनाते हैं? जैसे कि मुझे ही कोई जैसे कि कुछ कुछ मुझे ही अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके पहले तो मैं प्लानिंग ये सब करूंगा, स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तब तो मैं कुछ यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर पाऊंगा। ठीक है। जैसे कि हम सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये मतलब होता है कि आप एनवायरनमेंट को देख रेख कर बनाओ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, मतलब जो एनवायरनमेंट लॉस कर रहा है उसको आप देखकर उसको आप इग्नोर करके करो। आजकल जितनी भी चीजें होती है, आजकल देखोगे सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज में चलती है। ठीक है। और कस्टमर नीड्स और क्रिएटिंग, ये सारा कुछ देखकर हम लोग करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द मार्केट, आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स, पोजीशनिंग द प्रोडक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। तो आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर हो गया, फिर एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है। आजकल देखोगे जेंजी का अभी मार्केट, अभी देखोगे जेंजी का मतलब जो अभी मार्केट, जैसे कि जो 1997 से जो बॉर्न जो है, तो उसको जेंजी बोलते हैं। तो जेंजी में आजकल देखो क्लोथिंग, जैसे कि आप जूडियो का देखोगे, तो जूडियो क्या करता है, मार्केट ट्रेंड को देखता है, वो सबसे कम प्राइस में वो कपड़े सेल करता है। तो दैट्स वाई दिस द बिगेस्ट प्लेयर इन द क्लोथिंग ब्रांड, अगर आप जूडियो में देखोगे तो। ठीक है। तो आप जूडियो का एग्जांपल दे सकते हो। आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर, पोजीशन द प्रोडक्ट, इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस प्रमोशन, ये सब सारा कुछ देखकर हम लोग करते हैं। फोर पीस टू मीट कस्टमर नीड्स एंड बिजनेस गोल्स। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स की बात करें तो हु इज टारगेट ऑडियंस, what value does the product offer, and how will the product reach and satisfy customers better than competitors। ठीक है। तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, प्रिंसिपल्स की बात करें यहाँ पे, तो पहला हो जाता है कस्टमर ओरिएंटेशन। तो कस्टमर ओरिएंटेशन की गाइस अगर बात करें, तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया। देन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये काफी गाइस आता है एसटीपी का। तो सेगमेंटेशन मतलब हो जाता है कि डिवाइडिंग द मार्केट इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब सेगमेंटेशन का मान लेते हैं आप एज वाइज भी कर सकते हो, जैसे कि एज वाइज हो गया, लोकेशन वाइज हो गया, जेंडर वाइज हो गया। ठीक है। इनकम वाइज हो गया, जैसे लोगों का इनकम है वहां पे। ठीक है। तो बहुत तरीके से हम लोग यहाँ पे डेमोग्राफिक से कर सकते हैं। ठीक है। एज वाइज कर सकते हैं। ठीक है। जेंडर, इनकम। ठीक है। कंट्रीज वाइज कर सकते हैं, स्टेट वाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो कई सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। सेगमेंटेशन आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट आपका मान लेते हैं कि ये आपका सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट हो गया, तो ये आपको प्रोडक्ट ए कैटेगरी में आएगा। मतलब इस कैटेगरी का मतलब मान लेते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आ जाता है। दूसरे में आप अगर आप जा रहे हो तो, हाँ, दूसरे में आपका यहाँ पे कोई दूसरा सेगमेंट का प्रोडक्ट, मान लें सीमेंट का आपका है, तो तीसरे में आपका हाउसिंग का कुछ है। तो आप अलग 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 सेगमेंट होता है बिजनेस में, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जा सकते हो। टारगेटिंग में गाइस जैसा कि हो जाता है चूजिंग विच सेगमेंट टू सर्व, मतलब आप किस सेगमेंट में आप टारगेट कर रहे हो, मोबाइल में कर रहे हो, मोबाइल आप सेल कर रहे हो, या फिर आप क्लॉथ से ही सब सेट कर रहे हो। पोजिशनिंग मतलब ये होता है कि क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। पोजिशनिंग मतलब क्या होता है कि जो भी ब्रांड है, वो आपके दिमाग में यहाँ पे ऐसे छाप छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो एप्पल आया, तो एप्पल यहाँ पे देखोगे तो सबके दिमाग में ही एप्पल रहता है। आजकल देखोगे जो अगर आप, मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फोन लेना है, तो सबके सबसे पहले दिमाग में आएगा एप्पल। क्योंकि वो आपके एक इमेज बन गया आपके दिमाग में कि हाँ, सबसे एक्सपेंसिव जो है वो एप्पल ही है। तो डेट्स वाई उसको वो लोग बोलते हैं पोजिशनिंग, जो कस्टमर के माइंड में हमेशा रहता है, एक छप जाता है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पोजिशनिंग। तीसरा होता है क्रिएट वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी, मतलब ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट प्रोवाइड वैल्यू एंड सॉल्व
कस्टमर प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, ये सब सारा कुछ आ जाता है। डिफरेंशिएशन हो गया कि आप कुछ यूनिक फीचर दे रहे हो, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि एप्पल हमेशा करता है वैल्यू क्रिएशन में। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका एप्पल का डाल सकते हो, मार्केटिंग में बहुत बढ़िया आता है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रेशन मतलब अलाइनिंग ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, सब सारा ओवरऑल स्ट्रेटजी आता है मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए। फीडबैक एंड अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, कंटिन्यूअली गैदरिंग कस्टमर फीडबैक आप लेते रहो। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ सामान बेचो, कस्टमर से रिव्यू ये सब लेते रहो, तो उससे सर्वे सब होता है वहाँ पे, देखोगे। अब हम लोग बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक वेल डिजाइन होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस सक्सेस के लिए। तो पहला होता है गाइड्स बिजनेस डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपको बिजनेस ले जाना है, उसको गाइड करता है गोल आपको अचीव करने के लिए। एनहांस कम्पिटेटिव एडवांटेज, आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, आप कुछ उसमें यूनिक पोजीशनिंग करो, कुछ ऑफर दो। वो चीज़ अगर कुछ नया ला रहे हैं तो आप उसमें क्या अच्छा से कर सकते हो, वो कम्पिटेटिव एडवांटेज होता है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स इफेक्टिवली, आप कस्टमर के नीड को देखो, वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, हेल्प मतलब रिसोर्स एलोकेशन मतलब आप मार्केटिंग आप देखो कि प्रायोरिटाइज करो कि आपका बजट है, ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आप यूज करो। ठीक है, ज्यादा खर्चा भी नहीं हो, उसी जो आप बजट बनाए उसके अंदर ही हो रहा है कि नहीं, और वो गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, वो सारा कुछ। बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपको यहाँ पे सेल्स सबसे इंक्रीज करना है, कस्टमर एंगेजमेंट इवन ड्राइव्स रेवेन्यू, और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो सब सारा कुछ देखते हो। सपोर्ट ब्रांड बिल्डिंग, तो ब्रांड इमेज ये सब सारा आ जाता है, कस्टमर ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सब सारा आपको हेल्प करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अडेप्ट टू मार्केट रेट, ठीक है, तो इनेबल्स द बिजनेस टू रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली टू चेंज द कस्टमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन। जैसा मार्केट का ट्रेंड हो वो आपको बताता है स्ट्रेटजी मार्केटिंग, कि आपको वैसे ही चलना है, आपको आउटडेटेड नहीं रहना है, आपको अपडेट रहना है। जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस तरह से यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस करनी है। टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है तो उसमें भी चेंज करो, खासकर इसमें होता है, और क्लॉथिंग ब्रांड में काफी सारे चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो कस्टमर के बिहेवियर, उनका परचेसिंग पैटर्न क्या है, कस्टमर उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये सब सारा कुछ कंपटीशन को देखकर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले सकते हो, यहाँ पे कोका कोला का यहाँ पे ले सकते हैं, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड है यहाँ पे। सबसे पहले इसका सेगमेंटेशन करते हैं, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। टारगेटिंग बेसिकली यहाँ पे एडल्ट यू मतलब यंग एडल्ट हो गया, फैमिलीज हो गया। पोजीशनिंग हैप्पीनेस एंड रिप्लेसमेंट ये समय आती है। इट फोकसेस ऑन कंसिस्टेंट ब्रांडिंग हो गया, इमोशनल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ग्लोबली। आप यहाँ पे एप्पल का भी एग्जांपल दे सकते हो, आप यहाँ पे जूडियो का भी दे सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है। तो कई सारे आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको बताया। हाउ टू डिजाइन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर गेनिंग हायर मार्केट शेयर, तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है कि प्राइसिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। अब देखो प्राइस में भी कई तरह की हमें प्राइस होती है, वो आपको मैं बता देता हूँ। प्राइसिंग में बेसिकली आपको दे सकते सेवरल टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन द राइट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस और टू अट्रैक्ट कस्टमर, गेन ए competitive advantage and achieve business goals like higher market share, profit margin और brand positioning। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी का यही मतलब होता है कि अगर आप राइट प्राइस ही नहीं रखोगे, ठीक है, अगर आप कोई कोई कोर्स ही सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई फोन ही सेल सेल कर रहे हो, या फिर कोई बाइक ही सेल कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बाइक आजकल, अगर वो राइट एक प्राइस पे नहीं करोगे, और एक राइट टारगेट मार्केट पे नहीं आप उसको करोगे, तब तक वो आपको सेल नहीं होने वाला। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइस स्ट्रेटजी रखते हैं, प्राइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसमें बेसिकली 5 टाइप्स आते हैं। पहला होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, कम्पिटिटिव प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। एक एक करके समझते हैं। पहला होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन में क्या होता है गाइस, यहाँ पे सेटिंग अ लो प्राइस इनिशियली टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है, एंड गेन मार्केट शेयर क्विकली। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, सबसे स्टार्टिंग हम क्या करते हैं पेनिट्रेशन में, सबसे लो प्राइस रखते हैं। जैसे कि जियो कैसे एंटर किया था, फ्री दे दिया था, या फिर लो कॉस्ट डेटा प्लान टू कैप्चर द टेलीकॉम। फिर जब 2016 में जियो आया था तो वो फ्री देने लगा, एकदम लो ही कॉस्ट देने लगा, तो ताकि वो एक टेलीकॉम मार्केट में घुस सके। आज देख सकते हो वो कितना ही प्राइस बढ़ा दे, ठीक है, कितना ही प्राइस बढ़ा दे, तभी भी लोग उसको सिम को परचेस करते हैं, प्लान्स करते हैं। तो स्टार्टिंग आप लो करते हो, बाद में जाकर उसको प्राइस को बढ़ा सकते हो, तो उसी को बोलते हैं आप यहाँ पे पेनिट्रेशन, मतलब वो गेन मार्केट शेयर जल्दी करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। दूसरा होता है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग होता है बेसिकली आप स्टार्टिंग सेटिंग हाई इनिशियल प्राइस, तो यहाँ पे आप जैसे ही मार्केट में आप एंटर करते हो तो हाई प्राइस लेकर एंटर करते हो। जैसे कि एप्पल, एप्पल कभी भी देखे हो आप, कोई सस्ता चीज बेचता है तो हमेशा से हाई प्राइस रहे, तो हमेशा से हाई प्राइस में ही आए, ताकि वो टू मैक्सिमाइज रिवेन्यू हो गया,
अर्ली अडॉप्टर बिफोर कम्पिटिटर एंटर द मार्केट, तो ओनली वो अर्ली अडॉप्टर बनना चाहता है, कोई भी अलग नहीं है उसमें, मतलब कोई उसका कम्पिटिटर ही नहीं है, वो जानबूझकर प्राइस स्कीमिंग करता है वो ज्यादा। ठीक है। तीसरा हो जाता है कम्पिटिटिव प्राइस, मार्केट ओरिएंटेड प्राइस को बोलते हैं, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसका बोलता है प्राइसेस द प्रोडक्ट ग्रोथली और स्लाइटली लोअर देन द कम्पिटिटिव प्राइस, तो जो आपको कम्पिटिटिव बेच रहा है उससे थोड़ा कम ही रखोगे, बट हाँ थोड़ा अफोर्डेबल में रखोगे टू रिमेन कम्पिटिटिव इन द प्राइसेस इन मार्केट। जैसे कि एफएमसीजी लाइक पतंजलि हो गया, ऑफर प्रोडक्ट एट प्राइस स्लाइटली लोअर देन द एचयूएल और डाबर के, तो डाबर से थोड़ा कम ही रहता है पतंजलि का, उतना भी नहीं बट हाँ थोड़ा स्लाइटली कम रहता है। मैंने भी कई बार पतंजलि का ये सब जैसे कि च्यवनप्राश ये सब हो जाता है, पेस्ट ये सब टूथपेस्ट, तो काफी ज्यादा कम रहता है, काफी नहीं मतलब 10-20 रुपए देखो कम रहता है, तो वो ताकि कंपटीशन बना रहे। बाकी ऐसे कर रखोगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं फिर, ठीक है, महंगा करोगे वही चीज है। चौथा होता है कि आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो आपका एडिंग है फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ही समझ रहे हो कि यहाँ पे एक फिक्स्ड आप परसेंट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रख देते हो, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि कोई 10 रुपए के अगर पेन बन रहा है, 10 रुपए उसका कॉस्ट लग रहा है प्राइस प्रोडक्ट बनाने में, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसका जैसे कि 5% इसका जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। ठीक है, इसका जो मैं 5% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रख कर चलूंगा, तब मैं उसको वहां पे जाकर सेल करूंगा। ठीक है, जैसे कि ये अगर 10 का प्रोडक्शन तो 5% इसका हो गया तो कितना हो गया, 10 + 5 = 15, तो मैं इसको 15 में बेचूंगा। ठीक है, मैं इसको 15 में सेल करूंगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब जो चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है, उस पर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऐड करके फिर यहाँ पे 15 रुपीज में उसको यहाँ पे सेल कर रहे हो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्लस है भाई, मतलब कॉस्ट प्लस मार्केट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो वो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही होता है कि टू इंश्योर ऑल द कॉस्ट दैट आर कवर्ड एंड प्रॉफिट इज मेड। एग्जाम्पल से कि देख सकते हो, ऑफन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा देखोगे वहाँ पे अपना पहले एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं मार्कअप प्राइस, तब वो जाकर आपको एक फाइनल प्राइस में देते हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे समझा दिया। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वो होता है कि प्राइसिंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द रिसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर rather than द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है लग्जरी ब्रांड लाइक रोलेक्स और लुई विटॉन, चार्ज बेस्ड ऑन द प्रेस्टीज एंड इमेज। तो ज्यादातर जो एक वैल्यूबल ब्रांड होता है, एक लग्जरी ब्रांड होता है, वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादातर देखते हैं कि प्रिसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर, वो कस्टमर को क्या वैल्यू कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट है वो नहीं, उतना एक्चुअल कॉस्ट पर नहीं ज्यादा ध्यान देते। वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कस्टमर को वैल्यू कर रहा है कि नहीं, मतलब कस्टमर टू चार्ज ए प्राइस कस्टमर विलिंग टू पे बेस्ड ऑन द वैल्यू नॉट जस्ट द कॉस्ट। कस्टमर मतलब उस प्राइस उस प्रोडक्ट का कितना वैल्यू मार्केट में। ठीक है, अगर एप्पल ही देख रहे हो, अगर एप्पल ही 1.5 लाख का फोन है, 1 लाख का फोन है, तो उसका वैल्यू है ना गाइस, वो अपने ब्रांड इमेज पे जाता है। उस कितना भी प्राइस रख ले तभी भी लोग खरीदेंगे, तो वो होता है वैल्यू बेस्ड प्राइस। दूसरे लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन अगर रोलेक्स ये सब, वो कितना ही प्राइस बढ़ा दे बट उसका वैल्यू है कस्टमर, उसका एक इमेज ही बन चुका है मार्केट में। एक वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसका अलग ही वैल्यू है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात करें, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो होता है गाइस एक तरह से प्राइसिंग प्रोडक्ट टू मेक देम लुक चीपर और मोस्ट अट्रैक्टिव। तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग यही होता है कि जैसे कि आप देखते हो ना मार्केट में कि 99 रुपीज में सेल हो रहा है, तो 99 जो लिखा रहता है ना, ये आपको साइकोलॉजिकल माइंड है, जानबूझकर वो 100 नहीं लगते हैं ताकि आपको वो लगे कि प्राइस थोड़ा कम है, भले ही वो 1 रुपया कम लगता है, बट आपको साइकोलॉजिकली जो दिमाग होता है ना वो बहुत यहाँ पे अट्रैक्ट होता है। जैसे कि रिटेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादातर ये सब चीज देखते हो कि 100 रुपए की चीज भले ही वो 99 लिखा रहेगा, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। साइकोलॉजिकली ये चीज होता है आपके माइंड में। ठीक है, चाहे वो 1 रुपए कम क्यों ना रहे, बट आपको साइकोलॉजिकली वो लगेगा 1999 में ही है, तो मतलब वो एक डिजिट कम दिख जाएगा तो वो लगेगा हाँ चलो ये प्रोडक्ट सस्ता है, बट वो एक्चुअली में नहीं रहता है। ठीक है, वो चीज। और भी कई सारे होते हैं, जैसे प्रीमियम प्राइसिंग हो गया, जैसे प्रीमियम प्राइसिंग में कई सारा है, जैसे कि हाई प्राइस जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि आ, इस प्राइस स्कीमिंग मैंने बताया। ठीक है, आप जैसे कि हाई प्राइस रखते हो, लग्जरी इमेज हो गया जैसे कि टेस्ला एप्पल मर्सिडीज बेंज हो गया। बंडल प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि ऑफर्ड सेट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टुगेदर एट ए लोअर प्राइस rather than about इंडिविजुअली। मतलब एक जैसे होता है ना थोक भाव में देते हो, बोलता है ना जैसे कि बंडल प्राइसिंग, एक बार में आप डायरेक्ट जैसे कि होलसेल में जाते हो तो एक बार में बहुत सारे सामान ले आते हो तो वो कम प्राइस में पड़ता है। ठीक है, एक बार में बहुत सारा प्राइस। जैसे कि मैकडोनल्ड मील बॉक्स कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, लाइक अगर आप जियो का यहाँ पे रिचार्ज करते हो तो आजकल देखते हो ना ये पैकेज एक साथ मिलता है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, एक साथ बंडल प्राइसिंग मिलता है ताकि वो सस्ता ही पड़ता है। एक होता है डायनेमिक प्राइसिंग,
डायनेमिक प्राइसेस जैसे चेंज होता है, जैसे कि डिमांड, सप्लाई और कस्टमर बिहेवियर को देख, जैसे कि फ्लाइट का इसमें टिकट बुकिंग ले सकते हो, होटल का होटल बुकिंग, जिस तरह का डिमांड है, सीजनल टाइम रहेगा तो उस टाइम देखो प्राइस काफी हाई रहेगा। ऑफ टाइम में देखोगे तो प्राइस फ्लाइट की टिकट का भी कम रहेगी। तो उस तरह उबर में भी देखोगे, जिस टाइम आप क्लिक करते हो उस टाइम प्राइस काफी हाई हो जाता है, जिस टाइम आप वो ज्यादा रहता है मतलब कम, जैसे कि मॉर्निंग के समय देखो तो उबर की प्राइस काफी कम रहती है। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे देखते हो डायनेमिक प्राइस है वो चेंज होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू डिजाइन प्राइस स्ट्रेटजी फॉर गेनिंग हायर मार्केट शेयर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है बेसिकली हायर मार्केट शेयर के लिए। तो ये भी सेम ही है guys, जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, भी क्वेश्चन आपके आया है कि न्यूली लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी करता है। तो मार्केट, पहला जो स्टेप आना होता है मार्केट एंड कंपीटिटर एनालिसिस। तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप सेल कर रहे हो मार्केट में, तो सबसे पहले आप मार्केट एंड कंपीटिटर एनालिसिस करो कि आपके कंपीटिटर कौन है। ठीक है, मार्केट का डिमांड है कि नहीं उसमें, इनकम क्या है, लोगों की एज ग्रुप क्या है, ठीक है, किस जेंडर को आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, कैटेगरी में भी आप देख रहे हो डेमोग्राफिकली, तो सारा कुछ देख। ठीक है, प्राइस गैप अपॉर्चुनिटी, वेयर कैन फीट इट, ये सारा। सिलेक्ट प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का बहुत होता है यहाँ पे। आप 1 लाख से नीचे सेल कर रहे हो या फिर आप 1 लाख से ऊपर सेल कर रहे हो, तो आपका प्राइसिंग क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्किमिंग कर रहे हो, पेनिट्रेशन कर रहे हो, वो सब सारा कुछ। चूज एन एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको बताया, लोअर रख रहे हो, लॉन्च द प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। सबसे ज्यादा जो गाइस बेनिफिट होता है, आप कोई भी चीज आप लॉन्च करो सबसे पहले उसको लोअर प्राइस पर रखो, ताकि लोग सबसे पहले अट्रैक्ट, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है काफी गाइस एक सैचुरेटेड मार्केट है, मतलब एक काफी एक मैं बोलूँ रश वाला मार्केट है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे गेम खेलना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड कस्टमर लॉयल्टी, सेल्स वॉल्यूम का आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, एंड मार्केट शेयर क्विकली। चौथा होता है इंश्योर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल लो प्राइस इनिशियली बाय कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, ताकि आप लो प्राइस रखो, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कॉस्ट ये सब भी कम हो, उतना खर्चा ना हो। मॉनिटरिंग एंड एडजस्ट, ठीक है, मॉनिटर एंड एडजस्ट, मतलब आप हमेशा आप मॉनिटर करते रहो। ठीक है, वंस मार्केट शेयर अचीव ग्रेजुअली इंक्रीज प्राइसेस टू इंट्रोड्यूस प्रीमियम वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। जब आपका यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में आप पकड़ बना ली हो, उसके बाद आप धीरे धीरे वहाँ पे प्रीमियम वर्जन उतारो, धीरे धीरे प्राइस आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि जियो किया। जियो पेनिट्रेशन मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सबसे पहले जियो आया, फ्री में सिम दिया। ठीक है, स्ट्रेटजी यूज किया, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे लॉन्चिंग फ्री 4G डेटा एंड कॉलिंग सर्विस इन 2016, ऑफर लाइक एयरटेल और वोडाफोन। तो आज रिजल्ट देख रहे हो, डिसरप्ट कर दिया टेलीकॉम इंडस्ट्री को, फोर्स कंपटीटर टू लोअर देयर प्राइस। ये सब सारा कुछ आता है, जियो को परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो बाइक का मैंने बताया, वो बाइक का भी यहाँ पे बता सकते हो, इसी को सेम यहाँ पे स्ट्रैटेजी रख के जो मैंने 5 स्टेप बताया है, तो बाइक का भी सेम बनता है और जियो का भी सेम बनता है, तो आप कोई भी यहाँ बना सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड बाय मार्केटिंग मार्केटर्स इन डिक्लाइनिंग मार्केट। ये भी आपको एक क्वेश्चन आया था, तो इसमें क्वेश्चन से ही मैं सारा आपको बता दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, ये बस करके चल जाओ, हर एक का स्ट्रेटजी ज्यादा पूछते हैं। तो ये आपको पड़ेगा, तो आपको क्या बताना है, डिक्लाइनिंग मार्केट है। ठीक है, इज अ मार्केट इन विच डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस कंसिडर डिक्रीज। तो वहाँ पे डिक्लाइनिंग से ही क्या समझ रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई डिमांड नहीं, डिक्लाइन कर गया मार्केट ओवर टाइम में, मतलब उतना जैसे कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है, उतना डिमांड नहीं है प्रोडक्ट का, तो सप्लाई उससे कम हो जाता है ड्यू टू द फैक्टर ऑफ सच टेक्नोलॉजिकल चेंज, शिफ्टिंग कस्टमर प्रेफरेंस, सैचुरेशन। तो कई सारे वजह होती है वहाँ पे, तो वो सब सारा देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए डिक्लाइनिंग मार्केट के लिए, सबसे पहले आपका हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी वो होता है कि जैसे कि ग्रेजुअली रिड्यूसिंग मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द रिमेनिंग सेल्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में, कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग को थोड़ा रिड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो हो सके जो भी हम लोग का रिमेनिंग सेल्स है। ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब प्रोडक्ट इज स्टिल प्रॉफिटेबल बट नो ग्रोथ पोटेंशियल। इसमें आप मैकबुक के भी ले सकते हो। ठीक है, मैकबुक ऐप, मैकबुक आप सबसे इसमें अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, या फिर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है कि डीवीडी प्लेयर है, मे रिड्यूस प्रमोशंस, ठीक है, एंड फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग व्हाइल कंटिन्यूइंग सेल्स टू ए लोअर कस्टमर। ठीक है, प्रमोशंस कम करो, कॉस्ट थोड़ा सेव करो और उसको लोअर कस्टमर को सेव करो, ताकि उसका ग्रोथ हो। प्रॉफिटेबल तो है पर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एप्पल मैकबुक ही हो जाता है। एप्पल का जो मैकबुक है, भले ही वो प्रॉफिटेबल है, बट उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, ज्यादा लोग परचेज नहीं करते हैं, तो ठीक है, एप्पल आईफोन करते हैं बट एप्पल का मैकबुक उतना नहीं करते हैं, जो महंगी चीज है। तो वो चीज होता है हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो वहाँ पे थोड़ा मार्केटिंग कम करो, आप रिड्यूस करो,
थोड़ा कॉस्ट से वहां पे ज्यादा फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग वाइल कंटिन्यूइंग सेल्स टू द लोयल कस्टमर, तो जैसा कि एप्पल मैकबुक लोयल कस्टमर को करता भी है। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और रीपोजिशनिंग, आप कुछ प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करो, कुछ रीपोजिशनिंग करो, न्यू टारगेट में जाओ, न्यू टारगेट सेगमेंट में जाओ, ठीक है, कुछ नया मार्केट में जाओ। जैसे कि नोकिया डिपोजिशन इटसेल्फ बाय लॉन्चिंग स्मार्टफोन आफ्टर फीचर फोन डिक्लाइन। तो नोकिया का वही जैसा हाल हुआ था, पहले फीचर फोन उसका बहुत चलता था बट वो डिक्लाइन हो गया, तब वो फिर स्मार्टफोन में आया। तो आजकल देख ही रहे हो, नोकिया कई सारे और फोन्स लाया, ठीक है, स्मार्टफोन ये सब, बट उतना चलता नहीं है। बट नोकिया आई थिंक जब माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी डील किया था, तो नोकिया लूमिया आप लोग को याद होगा, तो काफी चला था उस टाइम पे, 2016-15 के टाइम पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, तो वो डी पोजिशनिंग किया था वहां पे। एक होता है नीश मार्केट फोकस। नीश मार्केट का मतलब समझ रहे हो, किसी एक सेगमेंट पे फोकस करते हो। मान लेते हैं कि अगर आप मिड रेंज का फोन बना रहे हो, तो आप मिड रेंज का मतलब 15 से 20 हजार का, तो आप 15 से 20 हजार के फोन में ही रेंज में रहोगे। तो वो होता है नीश मार्केट, जैसे कि टारगेटिंग है स्मॉल लोअर या फिर अन सब सेगमेंट दैट स्टिल वैल्यू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो बेसिकली आप किसी एक चीज से फोकस करते हो, उसी को बोलते हैं नीश मार्केट। ठीक है, जैसे कि अगर आप कपड़ क्लोथिंग का ही करते हो, तो आप क्लोथिंग में किस एज का कर रहे हो, तो उसी एज का आप सिर्फ क्लॉथ बनाते हो, तो वो होता है नीश मार्केट। कॉस्ट कंट्रोल एफिशिएंसी क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि स्ट्रीम लाइनिंग ऑपरेशन, रिड्यूस फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे व्हेन मार्जिन आर श्रिंकिंग ड्यू टू द फॉलिंग इन डिमांड, तो वहां पे होता है हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट कंट्रोल या फिर एफिशिएंसी देखते हैं। जैसे कि प्रिंट मीडिया कंपनीज कटिंग साइड प्रिंट वॉल्यूम्स एंड फोकसिंग ऑन डिजिटल टू कंट्रोल कॉस्ट। तो ये सब सारा प्रिंट मीडिया का आजकल देख रहे हो, तो वो सब ज्यादातर डिजिटली ये सब चल गए हैं, तो वो सब सारा आता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट और एग्जिट। तो यहाँ पे समझ ही रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट एग्जिट, यहाँ पे क्या होता है, फेजिंग आउट द प्रोडक्ट कम्प्लीटली फ्रॉम द मार्केट टू अवॉइड फर्दर लॉस। यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जब बिजनेस एकदम खत्म ही हो जाता है, बंद करने का कगार पे आ जाता है, जैसे कि ब्लैकबेरी एग्जिटेड द मोबाइल फोन मार्केट ड्यू टू कंस्टेंटली डिक्लाइनिंग सेल। तो पहले देखते थे ब्लैकबेरी का कितना डिमांड होता था, बट अब देखो ब्लैकबेरी का कोई अता पता भी नहीं है। ठीक है, छठा होता है सेल्स और डाइवर्स द प्रोडक्ट लाइन, सेलिंग द डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट लाइन टू अनदर कंपनी दैट मे फाइंड वैल्यू इन इट। जैसे कि अगर आप देखोगे, सेल या फिर और डाइवर्स द प्रोडक्ट लाइन व्हेन अनदर प्लेयर कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यू और यूज इन डिफरेंट वे। जैसे कि आईबीएम सोल्ड इट्स पीसी टू लेनोवो एज ए शिफ्टेड फोकस टू सर्विस एंड क्लाउड। तो आईबीएम जो है वो दूसरे सर्विस पे चला गया, तो वो क्या किया, जो उसके पास पहले से जो पीसी ये सब थे, वो लेनोवो को सबको सेल सेल कर दिया। ठीक है, जो उसका पीसी का बिजनेस था वो लेनोवो को दे दिया, ताकि आप उस पर फोकस करो। मैं इसमें सेगमेंट पर नहीं रहूंगा, मैं दूसरे लाइन में जा रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उस प्रोडक्ट लाइन से वो एग्जिट कर लेता है। ठीक है, तब उसका प्रोडक्ट सिर्फ डिक्लाइनिंग है, सिर्फ उसको नहीं ओढ़ा जाता, तो वो दूसरे कंपनी को दे सकता है, जो भी उसका बचा कुछ है वहां पे जो प्रोडक्ट लाइन है। सातवां आ जाता है आपका इनोवेट एंड डाइवर्सिफाई। समझ रहे हो, इनोवेट एंड डाइवर्सिफाई करो, आर&डी करो न्यू प्रोडक्ट पे, इंटर इमर्जिंग मार्केट पे। जैसे कि कोटक ये सब किया था, ट्राई टू इंटर द डिजिटल कैमरा स्पेस एज द फिल्म मार्केट डिक्लाइन। ठीक है, तो कोटक जो आया था, निकॉन ये सब जो आया था, सोनी ये सब आया था, तो जब डिजिटल कैमरा जो स्पेस जब वो सब चला गया था, तब वो कोटक या फिर निकॉन ये सब वहाँ पे एक न्यू कैमरा वहाँ पे लाया, ताकि मार्केट में वो अपना छाप और एक मार्केट शेयर बना सके, आज है भी। अब एक और क्वेश्चन आपके आता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द इंटरनेशनल बैरियर फॉर ए बिजनेस एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट विथ एग्जांपल। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल मार्केट में क्या बैरियर आ सकता है, जब उसमें आप जाते हो, सबसे जो पहले बैरियर आता है वो आता है ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स एंड कोटास। अब किसी भी कंट्री में आप जाते हो, तो वहाँ पे हर एक का अलग अलग टैरिफ होता है, कोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड टू गुड्स प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जैसे कि आज आप देख रहे हो चाइना में अमेरिका कितना यहाँ पे टैरिफ लगाया, 125% से भी अधिक लगाया। जब चाइना वहां पे कोई चीज सेल करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो इतना उसको टैरिफ यहाँ पे चार्जेस लगेगा। तो ये होता है टैरिफ चार्ज। ताकि वहां पे टैरिफ चार्ज इसलिए लगाया जाता है, ताकि वो उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको वहां पे वो एक डिस्टर्ब ना कर पाए वो चीज, ताकि उनको बचा सके, जो डोमेस्टिक मार्केट उनको बढ़ावा दे rather than the other exported goods. Increase the cost of good, making it hard for the foreign business to compete. Basically, India imposes high import duty on the foreign automobile to protect the like डोमेस्टिक कार मेकर। तो वही मैंने बताया कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक कार मेकर है, टाटा मोटर महिंद्रा, उन लोगों को कार खरीदे rather than the अदर किसी कंट्री, वो सब चीजें। लीगल एंड रेगुलेटरी बैठक, हर एक कंट्री का अलग अलग लॉज होता है, स्टैंडर्ड होता है, बिजनेस रेगुलेशंस होता है। जैसे कि गूगल फेस रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन इन चाइना टू सेंसरशिप, तो गूगल का देखोगे वहां पे यूट्यूब ये सब नहीं चलता है,
वहां पे लोग खुद का गूगल का नाम अलग अलग पता नहीं क्या होता है, खुद का ऐप होता है। तो चाइना वो सब सारा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है गूगल का सर्विस, वो लीगल है, रेगुलेटरी बैरियर आता है। तीसरा होता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो हर का अलग अलग होता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखा जाता है, ठीक है। And scope certain policy changes, currency fluctuation, or like nationalization. So many companies avoid investing in country with frequent political cops, and जैसे कि आप देखो वेनेजुएला में सब देख सकते हो, पाकिस्तान ये सब में देख सकते हो, वहाँ पे कई सारा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहता है। तो बांग्लादेश से सब में देख सकते हो, तो वहाँ पे कई सारी कंपनी डरती है इन्वेस्टमेंट करने, ताकि वहाँ पे स्टेबल नहीं है वहाँ पे पॉलिटिकल ये सब चीजें, ठीक है। बाकी हो जाते हैं कल्चरल लीगल लैंग्वेज बैरियर। अब कल्चरल लैंग्वेज बैरियर में भी अलग अलग, हर एक कंट्री में अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि पेप्सी स्लोगन कम अलाइव विद पेप्सी was mistranslated in China, like Pepsi brings you ancestor back from the grave, which offend many customers। तो देखो इसका मतलब यहाँ कुछ और है, चाइना में कुछ और हो गया। तो वो चीज होता है, यहाँ पे देखा जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है लोकल कल्चर में, तो उन्हीं के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। बाकी होता है करेंसी एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल बैरियर। तो ये सभी कई सारी चीजें आती हैं करेंसी अलग 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 कंट्रीज का, तो अफेक्ट प्राइसिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो वही है गाइस, यहाँ पे प्राइसिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल बैरियर में देखोगे तो वही है, द इंडियन रुपी वीकन अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो इंपोर्टिंग गुड्स बिकॉज लाइक बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर द इंडियन फर्म। तो वही होता है, अगर इंडियन रुपीज फॉल करता है, बाहर से कोई चीज एक्सपोर्ट होता है, तो वो ज्यादा महंगे बिकती है, जैसे कि एप्पल आईफोन ये सब देख सकते हो। तो वही सब चीज है। बाकी हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। तो डेफिनेशन इसका देखोगे तो जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग सप्लाई चेन्स, अनफैमिली लॉजिस्टिक सिस्टम, तो ये सब सारा चैलेंजेस आ जाता है। अगर आप लॉजिस्टिक ही ठीक नहीं रखोगे, तो कौन आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सप्लाई चेन सही नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एक कंपनी एंटरिंग अफ्रीकन मार्केट है, माइट स्ट्रगल विद एन रोड, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब सारा चीज कुछ है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आ जाता है, कई सारे टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन अक्रॉस, तो कई जगह का इंटरनेट नहीं है। तो ई कॉमर्स लाइक कंपनी लाइक फेस अमेजॉन फेस चैलेंज इन रिमोट अंडर डेवलप एरियाज विद लो इंटरनेट एक्सेस, ये तो सारा कुछ होता है। लो कंपटीशन एंड कस्टमर कंज्यूमर लॉयल्टी, जहाँ पे लो कंपटीशन है, कंज्यूमर वहाँ पे खरीद ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं, तो आप वहाँ पे कैसे करो, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड विद स्टैब्लिश कस्टमर लॉयल्टी। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर देखोगे ना, कई से गाँव में देखोगे, वहां पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है ना, उनका ज्यादा दबदबा रहता है, जो बाहर से आएंगे उनका कोई लेंगे ही नहीं हो, क्योंकि उनका एक कस्टमर उनका एक लॉयलिटी कस्टमर बना, ठीक है। जैसे कि वॉलमार्ट फेच स्टेप डिस्टेंस फ्रॉम लोकल किराना स्टोर इन इंडिया, लिमिटिंग इन इट्स रिटेल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसे कि वॉलमार्ट से उतना नहीं देखोगे, ज्यादा किराना स्टोर पे ज्यादा इंडिया में भरोसा करता है, तो ये सब चीज होता है, देखोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलसी जो इसको बोला जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली 4 स्टेजेस में होता है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है दैट डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन of a product through different stages in the market from its initial launch to its withdrawal, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस हेल्प करता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना सके रिगार्डिंग मार्केटिंग, प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट करंट स्टेज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेज में काम किया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली 5 नहीं है, 4 स्टेजेस है। पहला जो इसमें स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, ठीक है, इन द मार्केट आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब आप सारा कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करके जब सारा कुछ आप प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हो, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन फेज में आते हो। इधर आपका टाइम दिया रहता है, इधर आपका सेल दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल जो होता है लो ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। अब मैंने ही जैसे कि यूट्यूब पे चैनल बनाया, तो यूट्यूब पे चैनल बनाया तो स्टार्टिंग में तो लोग नहीं जानेंगे, धीरे धीरे लोग जानेंगे, तो उससे क्या होता है, लो अभी ऑडियंस का व्यू आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। उस तरह प्रोडक्ट में भी होता है, पहले उसको कम जानेंगे, फिर उसके बाद अवेयर करोगे, मार्केटिंग करोगे, तब लोग जानते हैं। फिर प्रॉफिट क्या होता है उसमें, नेगेटिव या फिर वेरी लो। अब नया नया कौन जल्दी आपको वही कौन खरीदेगा, और कैसे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जब उसका सेल ही नहीं है, तो अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप कैसे प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हाई प्रमोशनल एफर्ट, मार्केटिंग ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, एंड अट्रैक्ट अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। बाकी कस्टमर बेस इनोवेटेड एंड अर्ली अडॉप्टर, जो जल्दी यहाँ पे जो नए जमाने के लोग हैं वो सब खरीदे। फोल्डेबल, जैसे कि स्मार्टफोन व्हेन दे वेर फर्स्ट लॉन्च। तो अर्ली अडॉप्टर मतलब वही होते हैं जो जैसे कि लॉन्च ये सब कुछ होता है, तो वो देखते तो वो जल्दी से खरीद ले, ठीक है। जैसे कि फोल्डेबल स्मार्टफोन ये सब सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें ग्रोथ स्टेज का। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे आपको सब जानने लगे, ठीक है।
द प्रोडक्ट स्टार्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड कस्टमर एक्सेप्टेंस, मतलब आप लोग अब आपके प्रोडक्ट को जानने लगे और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। सेल्स अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। मोर कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट राइजिंग ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक टेस्ला, देयर अर्ली ग्रोथ। तो अभी जो टेस्ला है और कई सारे जो व्हीकल में है इंडस्ट्री में, वो सब अर्ली यहाँ पे मतलब ग्रोथ स्टेज में आ चुके हैं, मतलब अब लोग उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है आपका मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो पीक होता है मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब यहाँ पे आप सब सब लोग आपको जानते हैं। यहाँ पे आपको एकदम सेल भी हो रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आपको सब लोग जानते हैं, जैसे कि स्टैब्लिश प्लेयर आप बन चुके होते हैं मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम सेल होता है, ठीक है, बट मे बिगिन टू डिक्लाइन ड्यू टू प्राइस वॉर्स। अब अगर काफी ज्यादा कंपटीशन आता है, हो सकता है कि यहाँ पे मैच्योरिटी मार्केट में आपका प्राइस वॉर, ये सब हो सही कंपटीशन काफी आ जाता है। इम्प्रूव फीचर ऑफर डिस्काउंट ये सब करो, जैसे कि स्मार्टफोन लाइक आईफोन्स और एंड्रॉइड करेंटली इन दिस स्टेज, तो मैच्योरिटी स्टेज में ऑलरेडी आ चुके हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, जब ऑलरेडी आप बहुत आप शोहरत ये सब कमा लिया मार्केट में, वो कब एक फिर ऐसा आता है कि जब प्रोडक्ट बिकम आउटडेटेड और डिप्ले, जैसे कि नोकिया हुआ। नोकिया इन चारों फेज से गुजरा, लास्ट में क्या हुआ, नोकिया को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो चला ही नहीं, आउटडेटेड फोन बनाया कैसे हुआ, ठीक है। एक आप देखोगे एचटीसी का ही फोन आता था पहले, माइक्रोमैक्स के साथ भी यही हुआ, ठीक है। कई सारे ब्रांड आप मोबाइल देख सकते हो जो यही चीज हुआ, डिक्लाइन स्टेज में आकर उनको बंद करना पड़ा। लैंडलाइन फोन्स, डीवीडी प्लेयर्स, ये सारा डिक्लाइन स्टेज में आया। एग्जाम्पल जैसे कि नोकिया का मैंने बता ही दिया, इंटर इन द मार्केट 1990s में, तो टॉप मोबाइल ब्रांड होता था अर्ली 2000 में, बट धीरे धीरे यहाँ पे देखोगे तो मैच्योरिटी पीरियड जाके रीच पीक सेल्स यहाँ पे गया। नोकिया 11003310, फिर डिक्लाइन हो गया, फेल टू अडॉप्ट टू स्मार्टफोन, लो मार्केट शेयर। तो आउटकम वही आया कि एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और लेटर रिवाइव विद एंड्रॉइड फोन, तो वो सब सारा है। इंपॉर्टेंस का यही आ जाता है कि हेल्प इन स्ट्रेटजिंग एंड प्लानिंग फोरकास्टिंग, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर के क्या आप यहाँ पे चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हो बिजनेस में, वो सारा आपको बताता है पीएलसी। असिस्टेंट बजट एलोकेशन फॉर मार्केटिंग, गाइड्स डिसीजन ऑन प्राइसिंग एंड प्रमोशन, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द राइट टाइम टू इनोवेट और डिसकंटिन्यू। तो आपको बताता है कि अभी आपको इनोवेट और करना चाहिए या फिर आप उसको बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट यूजफुल इन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिस्क्राइब व्हाई एंड व्हाई नॉट, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पीएलसी जो आपका हेल्प करता है डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस प्रोडक्ट गोज थ्रू द इन द मार्केट इंट्रोडक्शन, लाइक दिस दीज आर द फोर स्टेज। अब ईच स्टेज जो मैंने बताया हर का एक यूनिक यूनिक फीचर है। तो पहला आपका स्टेज है स्टेज स्पेसिफिक स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अगर आप यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपको डेवलप करना है, तो आपको स्टेज स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यहाँ पे करना चाहिए। इंट्रोडक्शन में जो फोकस ऑन अवेयरनेस आप करो, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं, तो जब तक आप अवेयरनेस नहीं करोगे, मार्केटिंग प्रमोशन नहीं करोगे, तो आपको कैसे लोग जाने। ग्रोथ में आपको एम्फेसाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन करो। मैच्योरिटी में यूज कम्पिटिटिव प्राइसिंग, लॉयलिटी प्रोग्राम्स, फ्यूचर एनहांसमेंट, ज्यादा ज्यादा ऑफर जैसे करती है। डिक्लाइन में हो जाता है कि आप रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, या फिर आप उसको रिपोजिशन करो, या फिर आप उसको बंद करो। जैसे कि व्हेन एप्पल लॉन्चेस ए आईफोन इंट्रोडक्शन, इट यूजेस हाई प्रोफाइल कैंपेन एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस। इन द मैच्योरिटी स्टेज, ओल्डर मॉडल्स आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस और बंडल विद एक्सेसरीज टू सस्टेन सेल्स। तो अब एप्पल क्या करता है, डिस्काउंटेड प्राइस में सोल्ड, अभी देखो तो एप्पल का 11 भी चलता है, 12 भी फोन अभी बिक रहा है, जबकि वो 4-5 साल पुराना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जानबूझकर वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए करता है, जो भी उनका जो भी बचा खुचा जो पहले का एप्पल का आईफोन, उन लोगों को यहाँ पे सेल करना चाहता है, ठीक है। तो वो होता है मैच्योरिटी स्टेज का। दूसरा होता है बेटर बेटर बजट एलोकेशन, जो मैंने बताया कि आप जब तक बजट ही ठीक नहीं रखोगे तो आपका सामान कैसे बिकेगा। प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको हाई रखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वहां पे ज्यादा रखना है ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ। जैसे कि टेस्ला देख लो, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफर इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर मार्केटिंग एंड अवेयरनेस, नाउ दे आर मॉडल 3 इन द ग्रोथ स्टेज। तो ये सब सारा कुछ है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ग्रोथ और मैच्योरिटी में आपको ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फेज आउट प्रोडक्ट इन द डिक्लाइन स्टेज, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डिसकंटिन्यूड लाइफ बॉय टेल्कम पाउडर, ठीक है, एज इट इंटर्ड इन द डिक्लाइन स्टेज। तो कोई लिया ही नहीं तो क्यों वो सेल करेगा कोई। फोकस इंस्टीड और फास्ट मूविंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइक डव एंड ट्रेस में, ठीक है। तो वो सब है, ठीक है। बाकी कम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे कि अर्ली मार्केट एंट्री, कॉस्ट लीडरशिप, एग्जिट स्ट्रेटजी इन द डिक्लाइन स्टेज,
तो ये सब कम्पिटेटिव एडवांटेज है, जैसे कि सैमसंग कंटिन्यूअसली अपडेट्स विद स्मार्टफोन रेंज ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज टू स्टे अहेड द कंपनी लाइक Xiaomi एंड वन। तो सैमसंग हमेशा अपडेट ये सब देता है। ठीक है, हमेशा वो सब कस्टमर के फीडबैक को समझता है, क्या प्रॉब्लम सब हो रही है। वन प्लस में देखोगे बहुत सारा आजकल इशू आ जाता है, लाइन ही है सबका, रेड लाइन ग्रीन लाइन शो करता है। तो कम्पिटेटिव एडवांटेज आपको कस्टमर की देखो कि क्या वो लोग बता रहे हैं, उसको आप सॉल्व करो उनकी प्रॉब्लम, अपडेट देते रहो, तो वो सब मैच्योरिटी स्टेज कहा जाता है। सपोर्ट इनोवेशन प्लानिंग, नेटफ्लिक्स ऑलवेज शिफ्टेड फ्रॉम डीवीडी रेंटल्स जैसे कि डिक्लाइन टू स्ट्रीमिंग न्यू प्रोडक्ट साइकिल, जैसे कि वेब सीरीज सबका जमाना आ गया। ठीक है। बाकी छठा आ जाता है असिस्टेंट फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्ट करो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर सेल ट्रेंड्स, प्रिपेयर इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन, प्लान सीजनल एंड प्रोमोशनल कैंपेन्स सब करो। दिस लीड्स टू बेटर ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी। उसके बाद आता है लिमिटेशंस क्या हो सकती है, कि नॉट ऑल प्रोडक्ट फॉलो ए प्रिडिक्टेबल लाइक साइकिल। तो हर एक प्रोडक्ट आप फॉलो नहीं कर सकते, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही करेगी। एक्सटर्नल फैक्टर भी कई सारे ट्रेंड्स रेगुलेशन पॉलिसी ये सब चेंज आ जाती है, पॉलिटिकल चेंजेस आ जाती है। तो ये सब सारा डिस्टर्ब कर सकता है। रिक्वायर रेगुलर मार्केट एनालिसिस फॉर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमेशा आपको एक्यूरेट रेगुलर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, यहाँ पे फोरकास्टिंग नाम से ही समझ रहे हो, हम लोग फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर सेल्स को, कि वो कैसा चलने वाला है। मार्केटिंग एनालिसिस को बेसिकली फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेल्स हो गया, ट्रेंड्स हो गया, नंबर्स हो गया, बाकी फीचर कैरेक्टर्स इन द टारगेट मार्केट, जो भी आप टारगेट कर रहे हो उसमें क्या ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है कि मेरा जो सेल है आने वाले जो 5 महीने में 50 लाख होगा। ठीक है, तो वो हो गया फोरकास्टिंग। उसमें क्या सेल्स से ट्रेंड रहेगा, नंबर क्या क्या रहेगा, वो सब देखा जाएगा। एनी काइंड ऑफ बिजनेस नीड टू बी प्लान केयरफुली, इट इज नेसेसरी टू सी टेंडेंसी एंड रिएक्ट टू चेंज इन टाइम। फोरकास्टिंग जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लानिंग मेथड होता है। इट हेल्प्स टू कोप विद द मार्केट चेंज एंड क्रिएट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। ये जो स्ट्रेटजी दिया था वो फिलिप कॉटर जी ने दिया था। उनका एक लाइन था कि द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंपनी सेल्स बेस्ड ऑन ए चूजन मार्केटिंग प्लान एंड एज्यूम मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो ये उनका एक लाइन था। ठीक है। इनका बेनिफिट्स वही बताए थे कि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है अगर आप पहले से ही फ्यूचर के चीजों को देखकर आप अभी से उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो तो गाइस एक बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है। ताकि आप रिगार्डिंग प्रोडक्शन सेल्स एक्सपेंशन एंड बजटिंग पे देखना ध्यान दोगे। एग्जाम्पल से कंपनी कैन डिसाइड वेदर टू ओपन ए न्यू ब्रांच बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मार्केट डिमांड। तो जियो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, टाटा जूडियो, सब पहले क्या करती है, एनालिसिस करती है वहीं कहाँ उनका आउटलेट, अगर जूडियो कहाँ आउटलेट खोलेगा ताकि उसका सबसे ज्यादा सेल। वही चीज है। इफिशियंट रिसोर्स लोकेशन एलोकेशन, लेबर मटेरियल फाइनेंस इक्विपमेंट, से सारों को आप देखो, ऑप्टिमल यूज करो। फोरकास्टिंग सीजनल सेल्स एनेबल्स रिटेल कंपनी टू स्टॉक इन्वेंटरी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जाड़े का अगर आप जाड़े आने वाला है 5-6 महीने में, तो अभी से उसके स्टॉक पे ध्यान दो। ठीक है, कब में आप कब किस सीजन में किस महीने में आपको ज्यादा सेल ये सब आएगा। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग करो, सफिशिएंट स्टॉक रखो। ऐसा नहीं कि जब आपको प्रोडक्ट जब ज्यादा डिमांड आने लगे तो स्टॉक ही खत्म हो जाए। ज्यादातर आप ई कॉमर्स देखोगे, मोबाइल फोन सब में। एफएमसीजी कंपनी फोरकास्ट डिमांड फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ड्यूरिंग फेस्टिवल, जैसे कि दुर्गा पूजा ये सब आएगा 3-4 महीने, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग हो गया, रेवेन्यूज एक्सपेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, हेल्प्स इन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट बोर्डिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये सब हो जाता है। एक कंपनी कैन प्लान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन कैश फ्लो फोकस, ये सब सारा कुछ आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आ गया, इन्वेंट्री कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, जब तक कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं करोगे तब तक कहाँ से होगा। रिस्क मैनेजमेंट वही हो जाता है कि एयरलाइन फोरकास्ट फ्यूल प्राइसेस ट्रेंड टू हेज फ्यूल कॉस्ट एंड रिड्यूस रिस्क। तो ये सब सारा कुछ है। सातवां आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो आपको हमेशा फास्टर टू मार्केट चेंज, आपको भी उसी तरह अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, मार्केट साथ चलोगे तभी आपका प्रोडक्ट भी बेचेगा। राइट टाइम एट द मीट कस्टमर डिमांड करोगे, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आपका आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके जो टेक्निक्स होते हैं या फिर मेथड होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है, बेसिकली इसके दो तरह के टेक्निक या मेथड होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। पहला होता है मतलब सर्वे मेथड ही बोल सकते हैं, या फिर दूसरे को आप स्टैटिकल मेथड ही बोल सकते हैं। क्वालिटेटिव मेथड में वो होता है कि पहला होता है कंज्यूमर सर्वे मेथड। ठीक है, उसके बाद होता है सेल्स फॉर ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, और पांचवा होता है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। दूसरे क्वांटिटेटिव मेथड में टेस्ट मार्केटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज मेथड। चौथा होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। पांचवा होता है रिग्रेशन एनालिसिस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, पहला होता है क्वालिटेटिव मेथड में, फिर इसमें बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर सर्वे। नाम से ही समझ रहे हो,
कंज्यूमर का सर्वे करना बिफोर ए प्रोडक्ट लॉन्च। अगर आप कोई भी चीज अगर बनाने की सोच रहे हो, एक बीटा वर्जन के लिए आप लॉन्च ही करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले सर्वे करोगे उस एरिया में, जिस एरिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले उस एरिया में, या फिर एज को, किस एज को देख रहे हो, किस जेंडर को आप टारगेट कर रहे हो। नो परचेजर ऑफ ए प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट फॉर ए गिवन फ्यूचर पीरियड। अगर जियो ने ही सिम लॉन्च किया हो तो उससे पहले कई सारे फोरकास्ट किए हो, कंज्यूमर सर्वे किया हो कि इस एरिया में हम लोग को सिम कितना रखना चाहिए, प्लान का क्या प्राइसिंग है, सब रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है तो उसमें भी कंज्यूमर सर्वे होता है, ताकि वो लोग क्या उस एरिया में डिमांड है कि नहीं। सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर सर्वे है टू डिटरमाइन हाउ मच द प्रोडक्ट दे वुड बाई एट ए गिवन प्राइस। वो सब सारा फॉर्म में सभी होता है, क्वेश्चनरी ये सभी आ जाता है, तो कई सारी चीजें आ जाती है। इट मे बी कंप्लीट इनुमरेशन सर्वे या फिर सैंपल सर्वे। इनुमरेशन सर्वे का मतलब वो चाहे तो सभी लोगों से सर्वे करेगी या फिर कुछ सैंपल लोगों से, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों से करेगी, तो वो होता है इनुमरेशन और सैंपल सर्वे। दूसरा होता है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। सेल्स फॉर ओपिनियन मैटर कि जो आपके एम्प्लॉयज है, मान लेते हैं कि मैं कंपनी का हेड हूँ, मैनेजर हूँ, और मेरे अंदर सेल्स टीम काम कर रही है। अब वो सेल्स टीम डायरेक्ट कस्टमर से ही टारगेट करती है, मतलब डायरेक्ट कस्टमर से ही इंटरेक्ट करती है, तो उनको पता हो कि कस्टमर का ज्यादा माइंड कैसा है, वो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, वो किस प्राइस रेंज में वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, ताकि वो लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कंपनी का मैनेजर हूँ। तो मेरे अंदर जो वो सेल्स टीम काम करे, उनको ज्यादा पता हो कस्टमर के बारे में कि वो किस टाइम पे कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या प्राइस रेंज है, उनका जो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। The method of first forecasting future demand by aggregating the sales expectation of each member of the sales force for their respective territories. Used for short-term forecast, leveraging the field staff knowledge of customer, वही चीज मैंने बताया, field staff knowledge, customer needs and the market करने। Individual forecast are combined to create an overall demand forecast for the organization। तो आप यहाँ पे individual forecast भी यहाँ पे देख सकते हो। डेल्फी मेथड क्या होता है, एक तरह से ये ग्रीस से आया हुआ है, इसका ग्रीक नेम है ऑरेकल ऑफ डेल्फी। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है टू अराइव ए ग्रुप ओपिनियन या फिर एक डिसीजन बाय सर्विंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पे होता है कि आप किसी ग्रुप से ओपिनियन लेते हो उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं, मुझे इसको लॉन्च करना चाहिए फिर नहीं। या फिर आप एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट से भी यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे एक्सपर्ट रिमोट रिस्पॉन्ड टू द मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं, क्या है, सही चलेगा कि नहीं, with aggregated response shared after each round to define their answers, aims to reach consequence census through iterative फीडबैक। तो जब वो क्वेश्चन जब वो बन के आता है, सब सारे आंसर वहाँ फीडबैक आते हैं कस्टमर के, तब जाकर हम लोग देखते हैं अच्छा हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चौथा होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। ये उसी का एक मतलब, जो ये जो डेल्फी मेथड है उसी का एक थोड़ा एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें भी वही चीज होता है, यहाँ पे एज्यूम्स द सम इंडिविजुअल पोजेस मोर नॉलेज अबाउट ए टॉपिक, ठीक है, देन अदर्स। तो यहाँ पे भी कई सारे आपको एक्सपर्ट से ही यहाँ पे राय ली जाती है। बेसिकली यहाँ पे कलेक्ट इनसाइट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टू अचीव बेटर आउटकम, लाइक आउटकम देन रिलाइंग ऑन ए सिंगल एक्सपर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से यहाँ पे सुझाव लिया जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसको आप बताइए कि इसमें आपकी क्या राय विचार है। ठीक है, तो वो सब सारे टीम बैठाई जाती है, तब वहां पे बताया जाता है। द फॉर्म सीक्स ओपिनियन फ्रॉम एक्सपर्ट्स विथ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन द ए फील्ड। अब यहाँ पे देखोगे डेल्फी मेथड में, तो यहाँ पे इतने ज्यादा राउंड्स नहीं होती है, काफी कम राउंड्स होती है, तब उसको हम लोग क्वेश्चनर बना के जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक दो राउंड होती है डेल्फी मेथड में। तो यहाँ पे आपको कई सारे राउंड्स होती है, जैसे कि यहाँ पे पांच छह राउंड्स होती है, तब जाके उसका चेक होता है, और तब हम लोग जाके फाइनल हम लोग एक आउटकम पे आते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये डेल्फी मेथड उसी का एक्सटेंशन है, यहाँ पे कई सारे राउंड्स होती है चेक चेक करने की। हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में ये होता है कि आप बेसिकली पास्ट हिस्टोरिक देखोगे, पास्ट सेल्स का आपको क्या था, उसके बेसिस पे आप फ्यूचर का प्रेडिक्ट करोगे, तो उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, जो आप नाम से ही समझ रहे हो। बेसिकली आप जो हिस्ट्री रहा है सेल्स का, अगर खराब हिस्ट्री रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका सेल्स ही डिक्लाइन रहा है हिस्ट्री, बट आप उसको कैसे इंक्रीज करो, तो उसके बेसिस आप फ्यूचर का प्रेडिक्ट करोगे, कैसे उसको हम लोग न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू ही प्रोडक्ट लाइन लाना पड़े, या फिर उसी कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़े। ऑफन एम्प्लॉयड बाय पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेट्स टू एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट करंट और फ्यूचर इवेंट्स और द हिस्टोरिकल, जैसे कि नेता लोग जानते हैं कभी, जैसे वोट के समय सीजन आने वाला है, तो आप लोग देखते हो ना फ्यूचर में, मतलब पास्ट में वो क्या किया, तब जाकर आप उसको फ्यूचर में वोट देते हो कि नहीं, तब जाकर आप चूज करोगे या फिर दूसरे को चूज करोगे नेता को, वो सब बताता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड, उसको बोलते हैं स्टैटिकल मेथड। ठीक है, स्टैटिकल मेथड तो ये होता है, पहला आपको होता है टेस्ट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग जैसे कि समझ रहे हो प्रोटोटाइप,
इसमें बेसिकली आप बीटा टेस्टिंग करते हो, किसी चीज का प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप टेस्ट करते हो। जैसे कि कोई ऐप आता है, तो ऐप लॉन्च करने से पहले उसका बीटा वर्जन आता है, तो बीटा वर्जन हम लोग पहले देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं मार्केट में कि चल रहा है कि नहीं फाइनली। ठीक है, अगर नहीं चला तो उसको बंद करो, चल गया तो उसको फिर फुल वर्जन उसका निकालो। So basically the most reliable method for the sales forecasting. The product is launched in few selected cities. तो यहाँ पे सब कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे कि बीटा वर्जन भी आता है तो सबके मोबाइल पे नहीं शो करता है, कुछ ही चुनिंदा फोन में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह कोई भी प्रोडक्ट आता है तो कुछ सिटीज में आएगा जहाँ पे उसको चेक होना है। ठीक है, फिर उसके बाद टाउन्स टू चेक कस्टमर रिस्पॉन्स पर, फिर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स द फर्म डिसाइड वेदर टू कमर्शलाइज द प्रोडक्ट या फिर और लार्ज स्केल या फिर नॉट। हेल्प फर्म टेस्ट द प्रोडक्ट बिफोर हैंड, मतलब कस्टमर के हाथ से जाने से, मतलब हाथ में आने से पहले उसको सारा कुछ प्रोज एंड कॉन्स को अर्ली स्टेज में देख लिया जाता है। दूसरा होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि पास डेटा इज रन इनटू टाइम सीरीज, जैसे कि पास, जैसे कि यहाँ पे देखो मंथली पैसेंजर और मंथली पैसेंजर का फोरकास्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो 1950, 1952 में, 1954, 656, 58, 60 में, तो हर साल देखोगे वैसे से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा टू यूजिंग स्टैटिस्टिक, जैसे कि आप कुछ हिस्टोग्राम में सब बनाकर देखते हो, इसमें बेसिकली चार तरह के वेरिएंस है, साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर या फिर कैजुअल। तो आप देखोगे फ्लाइट ये सब की टिकट देखोगे तो सीजनल में काफी ज्यादा यहाँ पे डिमांड रहती है। ठीक है, फेस्टिवल सीजन, दिवाली, छठ पूजा, ये सब में, तो उस टाइम टिकट का प्राइस है वो काफी बढ़ जाता है, तो वो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। अभी देखोगे तो ज्यादा वहाँ पे प्राइस सब नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं वहाँ। ठीक है, तो टाइम से एनालिसिस से भी करते हैं कि अभी क्या होना चाहिए प्राइस, तो सीजनल भी होता है, साइक्लिक, रेगुलर या फिर कैजुअल, कुछ भी हो सकता है। मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है, यहाँ पे यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग शॉर्ट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज मेथड करते हैं। मान लेते हैं कि एवरेज रिसेंट सेल हिस्ट्री टू प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म आउटकम, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ आपके मंथ दिए हुए, सेल्स दिए, मूविंग एवरेज दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग एवरेज ऑफ 3 मंथ्स का निकालेंगे, लास्ट के 3 मंथ्स का। मान लेते हैं कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तो यहाँ पे इसका सेल्स दिया हुआ है, तो 3 मंथ का अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इसका एवरेज आएगा 1060। तो इसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का शॉर्ट टर्म जो आउटकम है, जो मतलब जो सेल्स हिस्ट्री रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एवरेज उसका निकालें, तो वो मतलब हम लोग को जो फोरकास्ट किया तो वो सही आया है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ हम लोग को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए फिर नहीं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज मेथड से निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला भी है, चाहो तो लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट डेफिनेशन या फिर चार्ट बनाकर ऐसे कर सकते हो, तो अच्छा मार्क्स मिलता है एग्जाम। चौथा होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड वो होता है कि सिमिलर टू द मूविंग एवरेज मेथड होता है, बट गिव्स मोर वेटेज टू द रीसेंट सेल डेटा। ये बेसिकली रीसेंट जो ज्यादा सेल्स डेटा है उस पर ज्यादा फोकस करता है। यूज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट व्हेन डेटा हैज नो ट्रेंड और सीजनल पैटर्न। तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड भी नहीं है या फिर कोई ऐसा सीजनल पैटर्न भी नहीं है, तभी भी ये काम करेगा आपको। स्मूथिंग इसका जो कांस्टेंट होता है वो 0.1 से 0.4 होता है इसका वैल्यू। बेसिकली एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लेते हैं कि सेल्स हो रही 21 से 50 लाख था, फोरकास्टेड आपने सेल किया था 45 लाख। बट जो फोरकास्ट फॉर 2022, मान लेते हैं कि आपने जो अल्फा का वैल्यू लिया 0.4, तो उसका आप यहाँ बैठा के 45-47 लाख आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो आपने प्रिडिक्ट किया था फोरकास्ट से सेल्स, बट एक्चुअल सेल्स जो आपका हुआ वो आपका 50 लाख, मतलब आपके पहुंच, मतलब सोच से आपको थोड़ा ज्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यही मतलब निकालते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग सेल्स का, यहाँ पे जो रिसेंट सेल्स का डेटा आया है उसको हम लोग उठा के यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस। बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस में ये होता है कि एक स्टैटिकल स्विंग होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब अगर ये चेंज हो रहा है तो उसके बेसिस पे ये भी चेंज होगा, मतलब इसमें इस प्रोडक्ट में कुछ बदलाव आ रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा ही आपको। मतलब एक के वेरिएबल चेंज होने से दूसरे में भी चेंज होगा। तो प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर, वही चीज मैंने बताया कि एक के चेंज होने से दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसमें होता है एक सिंपल लाइन लीनियर डिग्रेशन, एक होता है मल्टीपल लीनियर डिग्रेशन। तो इसमें होता है यूज अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई, या फिर आपको ए को ए प्लस बी एक्स। ठीक है, या फिर मल्टीपल में देखोगे तो यूज मल्टीपल इंडिपेंडेंट, जैसे कि सेल्स, इनकम, एजुकेशन, ये सब सारा कुछ आएगा, बट इसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और मल्टीपल में हम लोग मल्टीपल चीजें लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हो, पीसी सेल्स में इंक्रीज विद हायर इनकम एंड एजुकेशन लेवल्स। तो पीसी पहले देखोगे तो कंप्यूटर का सेल्स उतना नहीं था, क्योंकि पहले बहुत महंगा ये सब आता था, बट आजकल इतना कंपटीशन भी हो गया तो पीसी का सेल्स इंक्रीज हो गया ड्यू टू द इनकम एंड एजुकेशन लेवल विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो वहां पे सेल्स भी आया, स्टूडेंट का एजुकेशन लेवल भी आया, और हायर इनकम वाले के यहाँ पे सारा कुछ हम लोग देख कर यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वहाँ पे प्राइस हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का रखें।
उसके बाद होता है इकोनॉमेट्रिक मॉडल। इकोनॉमेट्रिक मॉडल क्या होता है? ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल होता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिकल वेरिएबल को देखकर करता है। जैसे कि मार्केट में इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हो रही है, जैसे कि इंक्लूड फैक्टर लाइक एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि स्पेंडिंग, इनकम, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है। तब जाकर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, तो ये सब सारा आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है इकोनॉमिक मॉडल में। इकोनॉमिकल चीज है मतलब इकोनॉमी को देखकर, आपका कंट्री का इकोनॉमी है क्या, उस कंट्री का इकोनॉमी का डाउन है तो आप प्रोडक्ट थोड़ी सेल होगा आपका। प्रोडक्ट अगर स्टेबल इकोनॉमी है तभी तो सेल होगा ना। ठीक है। हेल्थ फोरकास्ट हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल अफेक्ट अदर। ये सब अगर वहाँ का इनकम ही अगर सबका लो होगा तो आप उसमें अगर हाई चीजें प्रोफाइल की सामान बेचोगे तो कैसे सेल हो जाए। तो वहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है कि वहाँ पे स्पेंडिंग है कि नहीं, लोगों का इनकम है कि नहीं, टैक्स रेट दे रहे हैं कि नहीं, टाइम इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, वो सब सारा कुछ देख कर करते हैं हम लोग। तो ये रहता है आपको टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक होता है आपको पूछा पूछा जाता है कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज प्राइसिंग ऑप्शंस फॉर प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाकर पूछा जाता है, बेसिकली आपको चार्ट में ही बनाकर आपको आंसर देना है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करें तो एक होता है डिसीजन ऑथोरिटी। डिसीजन ऑथोरिटी की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे हेड ऑफिस, यहाँ पे अगर आप सेंट्रल टीम, तो सेंट्रलाइज सही समझ रहे हो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टीम होता है। डिसेंट्रलाइज प्राइसिंग मतलब होता है रीजनल या फिर लोकल बिजनेस यूनिट। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ लो रहता है, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे बेसिकली हाई रहता है, रिस्पॉन्सिव टू द लोकल मार्केट। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग वाला यहाँ पे स्लोअर रहता है, मल्टीपल अप्रूवल्स यहाँ पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रीमलाइन डिसीजन होता है फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे एक हाइड की रहता है। यहाँ पे फास्टर आप कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है कि डिसीजन लाइक डिसेंट्रलाइज प्राइसिंग, मतलब डिसीजन मेक लोकली। कस्टमर रिस्पॉन्सिव वाले अगर बात करेंगे तो लोअर रहता है, मे नॉट सूट रीजनल नीड्स। बेसिकली यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों को यहाँ पे आप ज्यादा मिलते जुलते हो। एक डिसेंट्रलाइज वहाँ पे आप समझ सकते हो लोगों को ज्यादा, बेसिकली सेंट्रलाइज प्राइसिंग से। कंसिस्टेंसी क्रॉस मार्केट में देखो तो हाई, तो स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग स्टडी यहाँ पे थोड़ा लो रहता है। रिस्क देखो यहाँ पे थोड़ा लो रहता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक पैटर्न में बात करते हैं, लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ पे, बट इसमें उतने नहीं होते। हाई में कॉज इंटरनल कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिस्क यहाँ पे कम रहता है, बट यहाँ पे हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट ओपिनियन भी होते हैं। सेंट्रलाइज प्राइसिंग जैसे कि रोलेक्स, एप्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोको कोला इन द डिफरेंट स्टेट, तो हर जगह यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी चलता है डिसेंट्रलाइज में। अब मैंने इसको अलग से भी लिख दिया है एडवांटेजेस में, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि सेंट्रलाइज प्राइसिंग का डिसीजन मेड एट द हेड ऑफिस या फिर सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पे कह सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी, बेटर कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, इजर टू अलाइन विद ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, या फिर आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लाइक प्राइस रिलेटेड डेटा एनालिसिस। डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी होता है लोकल मार्केट में, आप जैसे कि जो प्राइस सेट हो गया उसको आप चेंज नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। मे लीड टू द स्लोअर डिसीजन मेकिंग, कैन इग्नोर रीजनल कंपटीशन एंड कस्टमर बिहेवियर। जैसे कि एक लग्जरी ब्रांड है लाइक रोलेक्स, मेंटेन्स सेंट्रलाइज प्राइसिंग टू प्रिजर्व ब्रांड इमेज एंड क्रॉस अक्रॉस कंट्री, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए तभी वो प्राइस घटा नहीं सकता, तो उसका एक सेंट्रलाइज प्राइसिंग है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज प्राइसिंग है, जैसे कि रीजनल मैनेजर या फिर बिजनेस यूनिट का अलग अलग जगह होता है, जैसे कि एफएमसीजी कंपनी ऑफन अलाउ रीजनल ऑफिसर्स टू एडजस्ट प्राइसेस टू डिमांड एंड लोकल कंपटीशन। और जैसे जैसे कि अलग अलग स्टेट में जैसे कंट्री में जैसा डिमांड है उस हिसाब से प्राइस रहती है। इसका एडवांटेज वही हो जाता है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबनेस, बेटर सूट फॉर डाइवर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स, एम्पावर्ड लोकल टीम्स एंड एम्पावरिंग इम्प्रूविंग एडेप्टेबिलिटी। डिसएडवांटेज वही आता है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, डिफिकल्ट टू इंश्योर अलाइनमेंट, यहाँ पे भी उतना एक्सपर्ट ओपिनियन है नहीं, कैन लीड टू इंटरनल कंपटीशन एंड प्राइस वॉर से आ सकता है, कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस रहता है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ऑप्शंस फॉर प्राइसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन में। पहला होता है आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ये होता है कि आपका बेसिकली प्राइस इज सेट बाय एडिंग ए मार्कअप टू द टोटल कॉस्ट। तो वही चीज मैंने बताई, कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज आप सामान बेच रहे हो उसमें कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर आप उसको सामान, जैसे कि 5-10 रुपए का सामान है उसमें आप 5% अपना ऐड करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो उसी तरह कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। तो यहाँ पे अपना कुछ यहाँ पे आप मार्कअप प्राइस यहाँ पे रख के उसको फिर सेल करोगे, तो ये कितना का प्रोडक्ट हो जाएगा, 10% तो 15 का आप इसको सेल करोगे, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट का 15-10 था। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। दूसरा होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ये होता है कि प्राइस आर बेस्ड ऑन परसीव वैल्यू टू द कस्टमर। तो वही चीज मैंने बताया, जो ऑलरेडी मैंने प्राइसिंग में थोड़ी देर पहले बताया था, कि जिस चीज का वैल्यू है, ठीक है, एप्पल का वैल्यू है, रोलेक्स का वैल्यू है,
लुई विटॉन पर्स का बहुत वैल्यू है मार्केट, तो उसके लिए लोग उतना प्राइसिंग नहीं देखते, वैल्यू देखते हैं। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग जैसे कि जियो का देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने ये चीज बता दी है, जैसे कि पेनिट्रेशन का पहले लो एंट्री, जैसे कि नेटफ्लिक्स अर्ली प्राइसिंग स्ट्रेटजी अब कर रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत दिक्कत होता है इंडिया में सेल करना। ठीक है, तो पेनिट्रेशन आप लो करना चाह रहे हैं। स्कीमिंग मतलब हाई, इसमें आप जियो का एग्जांपल दे सकते हो। स्कीइंग मतलब हाई, जैसे कि एप्पल वो डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही हाई प्राइस रखा है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसे 499, जो ऑलरेडी मैंने बताया। अब हम लोग बात करेंगे, एक और होता है आपका स्टील शेयर स्ट्रैटेजी, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, सिमिलरिटी स्ट्रैटेजी, ये सब क्या क्या होता है वो सब हम बात करते हैं। स्टील शेयर स्ट्रैटेजी में ये होता है कि बेसिकली फोकस ऑन कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द कंपटीटर rather than increasing the overall market size। ठीक है, तो ये बेसिकली वो फोकस करता है कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द कंपटीटर्स rather than increasing ओवरऑल मार्केट साइज। जो कंपटीटर कर रहा है उससे अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसको कैप्चर करने की कोशिश। जैसे कि जियो, जियो किसी को भी देखता है, वो चाहे खरीद ही लेता है या फिर उसमें कुछ इन्वेस्ट कर देता है। जैसे की फीचर देखो कि टारगेट कंपटीटर का कस्टमर हो गया, फोकस ऑन हाईलाइटिंग द कंपनी सुपीरियर ऑफरिंग, रिक्वायर एग्रेसिव मार्केटिंग एंड क्लियर क्लियर पोजीशनिंग। जैसे अप्रोचेस देखें हेड टू हेड, जैसे कंपीटिंग डायरेक्टली विद द सेम एट्रीब्यूट, या फिर डिफरेंशिएटेड हो गए कंपीटिंग बाय ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट, या फिर डिस्काउंट दे रही है, या फिर कुछ रीपोजिशनिंग किया, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया आपने पेप्सी। जैसे कि पेप्सी एंड कोको कोला हमेशा देखोगे कि ऑफन टारगेट्स पेप्सी कोको कोला कस्टमर बाय पोजीशनिंग इटसेल्फ बाय कूलर अल्टरनेटिव। हमेशा राइवलरी चलते रहता है इन दोनों। बर्गर किंग में देखोगे, मैकडोनल्ड्स का हमेशा यहाँ पे प्राइसिंग का यहाँ पे वॉच करते रहता है। दूसरा होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन माध्यम नाम से ही समझ रहे हो कि फोकस ऑन ऑफर्ड यूनिक फीचर एंड बेनिफिट्स। इसमें डिफरेंशिएशन का ही मतलब ये होता है कि आप उसे कुछ डिफरेंट हट के दे रहे हो, ठीक है, फ्रॉम द कंपटीटर, ताकि आप स्टैंड आउट है, अलग दिखना चाहते हो मार्केट में। जैसे कि बोट हो गया, बोट आप एक यूनिक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में खेलता है, तो एक डिफरेंशियल स्ट्रेटजीज में आ जाता है। एप्पल का देख सकते हो, स्टारबक्स देख सकते हो, कॉफी एक्सपेंसिव देता है विद एम्बियंट सर्विस एंड कस्टमाइजेशन, ये सब सारा कुछ रहता है। ठीक है, तो बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी हो गया, ऑफर से सुपीरियर क्वालिटी सर्विस डिजाइन और इनोवेशन, कैन लीड टू ब्रांड लॉयल्टी एंड रिड्यूस प्राइस सेंसिटिव। इसमें कई तरह के आते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है, सर्विस इमेज डिफरेंशिएशन, तो ये सब सारा कुछ आ जाता है। तीसरा होता है सिमिलैरिटी स्ट्रेटजी। सिमिलैरिटी स्ट्रेटजी का ये मतलब होता है कि द सिमिलैरिटी इज आल्सो नोन एज मीटू स्ट्रेटजी। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफरिंग प्रोडक्ट सिमिलर टू द कंपटीटर विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। जैसे कि आप क्या होता है कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सबका सेम ही फोन होता है, सब पता है, सबके मालिक सेम ही है, बट वो तरह तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करता है और सबके फीचर भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये चीज होता है सिमिलरिटी स्टडी, मतलब बहुत कुछ सिमिलर होता है, बस मॉडल में फर्क है। जैसे कि सैमसंग का देखोगे तो जे सीरीज जो चलता है वो ऑफलाइन मार्केट में चलता है, बट उसी का आप देखोगे एम सीरीज जो चलता है वो ऑनलाइन मार्केट में चलता है। तो सब कुछ सेम है, बस मॉडल का नाम चेंज है, तो वो उसको तो बोलते हैं सिमिलरिटी स्ट्रेटजी। तो ऐसा जानबूझ कर करती है कंपनी, ताकि वहां पे लोग वो ऑफलाइन मार्केट को भी टारगेट कर सके और ऑनलाइन मार्केट को भी टारगेट कर सके। तो वो जानबूझ कर ऐसा यहाँ पे वो सिमिलरिटी स्ट्रेटजी का गेम खेलती है। जैसे ओप्पो वीवो भी यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये सब परफेक्ट एग्जांपल आप सैमसंग का ले सकते हो, कॉमन इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट। ठीक है, तो वही है गाइस, यहाँ पे रिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको हार्ड टू लाइक सस्टेन इन लॉन्ग टर्म ड्यू टू द यूनिकनेस। तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब आप कोई अगर सिमिलर चीज़ अगर ला रहे हो तो उसमें यूनिकनेस ऐसा कुछ नहीं रहता, तो डेट्स वाई वहाँ पे दिक्कतें आ जाती है आपको सेल सर्व करने में। ठीक है, तो उतना ज़्यादा आपको बूस्ट नहीं मिलता है सेल में। वन लेवल टू प्राइस वॉर्स एंड कस्टमर स्विचिंग यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं। अब जो चीज़ सिमिलर तो वो कहीं से भी कस्टमर खरीद सकता है, तो कस्टमर स्विचिंग काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर इनोवेटिंग न्यू वैल्यूज फॉर कस्टमर, प्रोएक्टिव, एक्टिव, डीएक्टिव एंड पैसिव। ये भी आपको आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्ट्रेटजी होता है वो आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होता है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होता है, इन्वॉल्विंग लीडिंग इनोवेशन बाय एंड पार्टिसिपेटिंग कस्टमर नीड्स एंड मार्केटिंग ट्रेंड्स बिफोर दे इमर्ज। सच कंपनी इन्वेस्ट इन R&D, मार्केट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोएक्टिव का स्ट्रेटजी होता है कि ये बेसिकली ज्यादातर इनोवेशन ये सब फोकस करता है, R&D, मार्केट रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये सब इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो कस्टमर के नीड्स को देख कर उसे सारा कुछ करता है। की फीचर की बात करें तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट इनोवेशन, या फिर फोकस ऑन फ्यूचर नीड्स rather than करंट डिमांड्स। एग्जांपल दे सकते हैं, एप्पल का लॉन्चिंग आईफोन 2007 में चेंज दिस वे ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन पहली बार जब लॉन्च हुआ था, इसके स्क्रीन टच में नो मार्केट डिमांडेड इट बिफोर, तो उससे पहले से सबसे ज्यादा कीपैड चलता था, बट वो पहली बार जो आया था वो टच फोन आया था। तो नो मार्केट डिमांडेड बिफोर बट एप्पल कीप द डिमांड। ठीक है, तो उससे पहले कोई डिमांड नहीं था स्मार्टफोन का, बट डायरेक्टली जैसे आया तो उसका एक डिमांड खुद से ही बन गया।
जैसे कि टेस्ला भी देखो, इलेक्ट्रिक कार बिफोर इट वाज मेन स्ट्रीम, तो उससे पहले ऐसा कोई नहीं था मार्केट में, बट आप देखोगे काफी ज्यादा मार्केट डिमांड में आ गया। तो उसका जो रहता है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वहां पे लेना चाहता है। ठीक है, वही वही ऐसा पहला मार्केट में उतरता है कंपनी, जैसे सारा कुछ इनोवेट करके लाता है, एक नया टेक्नोलॉजी लाता है ताकि वो प्रो एक्टिव स्ट्रेटजी में आ सके। दूसरा होता है आपका एक्टिव स्ट्रेटजी। एक्टिव स्ट्रेटजी मतलब रिस्पॉन्ड क्विकली करता है तो चेंजिंग द मार्केट नीड्स एंड टेक्नोलॉजी विदाउट बीइंग द फर्स्ट मूवर। ये जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है ना, उस तरह वहाँ पे ये भी उसका रिस्पॉन्ड क्विकली करेगा। वो भी आपका हिस्सेदारी वहाँ पे खोजना चाहेगा, जैसे कि Xiaomi करता है। मोबाइल फोन में कई सारे देखोगे, हर एक 4 4 महीने में वो लोग मॉडल्स निकालते हैं, जैसे कि ऐसे वहाँ पे ट्रेंड हो गया, चेंज होते रहता है। जैसे कि फास्ट फॉलोअर्स हो गए, गुड बैलेंस ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट इनोवेशन, जैसे कि सैमसंग एक्टिवली वॉचेस एप्पल एंड अदर इनोवेशन। Xiaomi भी यही चीज करता है कि वो भी सेम कॉपी भी निकालते रहता है, एप्पल का जैसे ही कुछ आया तो सेम कॉपी निकालेगा, लाइक देन क्विकली लॉन्च सिमिलर टू एनहांस प्रोडक्ट। Xiaomi भी यही चीज करता है, मैंने जैसे बताया। एक होता है रिएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब भी वही होता है गाइस कि बेसिकली इसका जो होता है कि इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग स्लोअर और डिलिक्वेंटली टू इनोवेट। ये थोड़ा स्लो होता है रिएक्टिव स्ट्रेटजी। These company wait until customer pressure और competition force them to adapt change, तो वो उतना जल्दी चेंज नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। रिस्क एवर्स होते हैं, उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, फोकस ऑन करंट सक्सेस। इनोवेट्स ओनली व्हेन थ्रेटन, मतलब जब इनको बहुत दिक्कत आ गई तब जाकर इनोवेट करते हैं। जैसे कि कोडक देखोगे, was reactive to the digital photography revolution and lost market dominance। ठीक है, तो ये ज्यादातर डिजिटल फोटोग्राफी पे ज्यादा रह गए। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, लॉस्ट मार्केट डोमिनेंस, वो ज्यादा अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो कोडक का यही यही हाल हुआ। आजकल देखो कोडक का उतना नाम नहीं है, निकॉन ये सब ज्यादा फेमस है, सोनी का कैमरा ज्यादा फेमस है। तो ये सब उनके साथ होता है, जैसे आप मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो यही हाल होने वाला है। मेनी ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विसेज लाइक रिएक्टेड ओनली आफ्टर उबर डिसरप्टेड द मार्केट। तो पहले ऐसा कोई टैक्सी सर्विसेज नहीं था, बट उबर के बाद से जब सब लोग अपने अपने धीरे धीरे इनोवेट कर रहे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो चौथा होता है पैसिव स्ट्रेटजी। पैसिव स्ट्रेटजी होता है कि डिफ्लेक्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द इनोवेशन, तो ऐसा ये इग्नोर करते हैं बेसिकली, इसमें ऐसा कोई इनोवेशन नाम का चीज ही नहीं होता है। दिस कंपनी इग्नोर द मार्केट सिग्नल्स एंड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन द चेंज यूजलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। जैसे कि नो स्ट्रेटजिक फोकस ऑन इनोवेशन मे रिलाई ऑन द मोनोपोलिस्टिक एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, ये उतना रिस्क नहीं लेना चाहते। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लाइक बेसिकली ले सकते हो, नोकिया देख सकते हो, उतना ज्यादा जमाने के साथ चला नहीं तो फेल हो गया, एचटीसी हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, तो ये सब पैसे स्ट्रेटजी में आ जाते हैं। अब होता है कि डेटा ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी क्या होता है, ये भी काफी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये क्या होता है, डेटा ड्रिवन मार्केट स्ट्रेटजी होता है कि बेसिकली मार्केट जो रिलाई होता है वो डेटा में होता है। ठीक है, डेटा के लिए टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, प्रेडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस। तो डेटा से ही नाम समझ रहे हो कि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करके आप कस्टमर के प्रेडिक्ट कर सकते हो, उनके कंज्यूमर बिहेवियर, पास्ट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है इसका। ठीक है, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो मार्केटिंग का, डेटा ड्रिवन। तो वो वेयर डेटा गाइड्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, फ्रॉम सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, कैंपेन डिजाइन या फिर मेजरमेंट, आप देख सकते हो। जब तक डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि डेटा से हम लोग बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। कस्टमर के एज को किस एज के रूप में हम टारगेट करना चाहते हैं, किस जगह को, लोकेशन को कट कर किस जेंडर को करना चाहते हैं, क्या उनका इनकम लेवल है, तो वो सब सारा कुछ हम लोग को डेटा से ही पता चलता है। तो वो सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी को मार्केटिंग स्ट्रेटजी करने में। ठीक है, ताकि वो कलेक्टिंग कर सके, एनालाइजिंग कर सकते हैं कस्टमर के इंटरेक्शन को, पर्सनलाइज एंड मेजरेबल मार्केटिंग एफर्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट, ये सब सारा आर्ट वही तो सारा कुछ। इसमें कुछ की प्रिंसिपल पूछता है, जैसे कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, नीड्स, प्रेफरेंस उनका क्या है, डेटा डेटा के हिसाब से। पर्सनलाइजेशन देख सकते हैं, टेलर मैसेजेस ऑफर्स, जैसे कि जोमेटो कई बार करता है, जोमेटो स्विगी, हर एक कंपनी डेटा से ही वो सब सारा आपको एक एनालाइज करते हैं कि आपके जैसे कि सपोज कर लो कि आपको अभी फूड मतलब भूख लग रही है, बट आप जैसे कि मान लेते हैं इंस्टाग्राम पे कोई ब्लॉग या तो देख रहे हो, कोई ऐसा फूड ब्लॉग देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप जैसे ही जोमेटो का देखोगे तो ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि वो एल्गोरिथम में आपका सेट हो गया, वो हर जगह पता चले, गूगल पे वो चला गया, बट वो जोमेटो को भी डेटा आपको मिलेगा कि आप अभी ये चीज देख रहे हो, तो उसी के ऐड आपको शो होने लगे। तो वो होता है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, आप ऐसे इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे। और उसके बाद होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई यूज करते हो, रियल टाइम एनालिटिक्स टू मेजर एक्सेस, ये होता है। सेगमेंटेशन, जैसे कि डिवाइड द ऑडियंस एंड स्पेसिफिक ग्रुप, आप इसके डेटा से ही आप कर सकते हो।
ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा से, आप फ्यूचर फोरकास्ट डिमांड या ट्रेंड्स कर सकते हो। उसके बाद बात करें बेनिफिट्स ऑफ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, जैसे कि आप देख सकते हो इम्प्रूव टारगेटिंग, ठीक है, हाई पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, फोकस कर सकते हो, इंक्रीज आरओआई, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाता है, एनहांस कैंपेन परफॉर्मेंस में सारा कुछ आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि अमेजोन like users purchase history and like browsing data to recommend products, personalized homepage content for each user। नेटफ्लिक्स देख सकते हो, आपको रिकमेंड करता है बार बार कि आप उसी सोर्स को देखो। अगर आप एक हॉरर शो देख रहे हो तो बार बार हॉरर चीज को ही दिखाएगा, आपको फीड, आपके फीड में लाएगा। जोमेटो, स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई भी ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल, जो चीज सोच रहे हो तो आप उसी तरह का सॉन्ग आपको प्रोवाइड करेगा। टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, तो कई सारे डेटा डेटा टाइप हो, जैसे कि डेमोग्राफिक में आपका एज, जेंडर, ये गाइस आपको एग्जांपल लिखना ही लिखना है, तब जाकर एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे कि कौन कौन तरह से डेटा होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिहेवियरल डेटा में देख सकते हो क्लिक्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेज बिहेवियर। ट्रांजेक्शन डेटा में परचेज हिस्ट्री, पेमेंट मेथड सारा आ जाता है। लोकेशन डेटा में जीपीएस आ जाता है। फिर से चेक इन, डिलीवरी एरिया। साइकोग्राफी के डेटा में आता है लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट, वैल्यू, सब सारा कुछ आ जाता है। अब बात करेंगे प्रिपेयर मार्केटिंग प्लान। ये गाइस एक एग्जाम में ये मैं एक यूनिवर्सल क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि प्रिपेयर मार्केटिंग प्लान, आप इस मार्केटिंग प्लान को किसी भी क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हो। मान लेते हैं कि मार्केटिंग प्लान प्लान आपका एफएमसीजी का आपका आता है 10 मार्क का। आपका कोई भी चीज सेल करने के लिए आता है कोई प्रोडक्ट को, तो आप उसके लिए कैसे मार्केटिंग प्लान करते हो, तो ये स्टेप आपको बस फॉलो करना है, बस इसी स्टेप को आप हर एक एग्जाम के साथ जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब ये होता है कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर मार्केटिंग गोल्स एंड कोर स्ट्रेटजी। अगर आप मार्केटिंग प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको समरी तो पता रहना चाहिए कि मार्केटिंग गोल क्या है, आप किस लिए कर रहे हो, वो फोकस आप क्या कर रहे हो। मार्केट शेयर इंप्रूविंग, कस्टमर सेगमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ हो गया, डेटा ड्रिवन, ठीक है, या फिर कस्टमर सेंटर की स्ट्रेटजी, सब सारा आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे बाइक का एग्जांपल ले सकते हो, इलेक्ट्रिक बाइक है जो मैंने बताया था, तो आप उसके साथ इसको जोड़ सकते हो। तो आप वहां पे ये सब सारा कुछ देखोगे, तब जाकर आप बाइक को, आपका जो गोल होगा स्ट्रैटेजी को, तब जाकर उसको आप मार्केट में फाइनल उतार सकते हो। दूसरा, मार्केट एनालिसिस करोगे, एज, इनकम, लोकेशन, प्रेफरेंस, आप बाइक का अगर लॉन्च करना है तो। फिर ट्रेंड्स देखोगे तो डिजिटल एडॉप्शन, इको कॉन्शियस बायर्स में देखो वहाँ पे क्या उसका इनकम ग्रोथ, इनकम लेवल है। कंप्यूटर एनालिसिस देखोगे आपके कंप्यूटर कौन कौन है, उसमें स्वॉट एनालिसिस करोगे, पेस्ट एनालिसिस, क्वार्टर 5 जो फोर्सेस, मैं इसको बताऊंगा, ये भी गाइस आपके एग्जाम में आता है, क्वार्टर 5 फोर्सेस, ये मैं आपको आगे में बताऊंगा 10 मार्क में। ठीक है, फिर आपको तीसरा आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपका इंक्रीज मार्केट शेयर 15% बाई 12। आपका जब तक कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कितना मद में क्या करना है, तो आप कैसे करोगे मार्केटिंग प्लान। ठीक है, लॉन्च है न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लाइन हो गया, इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन बाई 20%। ठीक है, इसमें आप स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, ये जो मार्केटिंग 4 पॉइंट में मैंने पढ़ाया था, ये सब सारा आपको पता रहना चाहिए। चौथा होता है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे आपका सेगमेंटेशन, ठीक है, फिर से आपका यहाँ पे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और एक पोजीशनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आता है, प्लस 4 P's आ जाता है यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारा कुछ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें टारगेटिंग पोजीशन सब कुछ आ जाता है। सेगमेंटेशन जैसे कि डेमोग्राफिक, जोग्राफिक, साइकोग्राफिक, ठीक है, बिहेवियर। टारगेटिंग में सिलेक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड रीचेबल सेगमेंट हो गया। पोजीशनिंग, क्रिएट ए क्लियर, डिफरेंशिएटेड एंड अपीलिंग इमेज इन कस्टमर्स माइंड, ये सब सारा कुछ देख सकते हो। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में देख सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट, आप क्या यूनिक उसमें ऑफर कर रहे हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, इनोवेटिव फीचर्स है कि नहीं। प्राइस में आप पेनिट्रेशन रख रहे हो या फिर स्कीमिंग रख रहे हो, आप लो टू हाई मतलब पेनिट्रेशन रख, या फिर स्कीमिंग रख रहे हो ज्यादा से मतलब हाई टू लो। प्लेस क्या है आपका, बट अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक कर रहे हो तो आप उसमें लो ही आंसर में रखना, लो टू आप हाई जाओगे। ठीक है, यूज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो, प्रमोशन आप किस चीज का यूज कर रहे हो, इन्फ्लुएंशियल कंटेंट मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब यूज कर रहे हो। पांचवा आ जाता है बजट एंड रिसोर्स, आप बजट क्या प्लान कर रहे हो उसमें। ठीक है, कि आप ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है, उससे सारा कुछ आरओआई बेस्ड बजटिंग करनी है, आपकी आरओआई भी आना चाहिए, इतना इन्वेस्ट करना उससे ज्यादा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 40 पर प्रमोशन, 30% प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टॉप 20% डिस्ट्रीब्यूशन और 10% आपका रिजर्व होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन प्लान मीन्स आपका कि टाइमलाइन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च इन क्वार्टर 1, फिर आपको क्वार्टर 2 में। तो आपका एक होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक बाइक अगर मैं जनवरी मंथ में यूज करूँ तो उसका दूसरा मॉडल मैं जून में यूज करूँ, मतलब तैयार करूँ, या फिर मंथ एंड के, मतलब ईयर के लास्ट में। सीआरएम सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया टीम या फिर लॉजिस्टिक्स सब देखोगे। गैंट चार्ट एक आता है यहाँ पे, उसको एनालाइज करोगे। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फाइनली आप फिर मॉनिटर करोगे, एवेल्युएशन करते रहोगे आफ्टर
परचेज में जब कस्टमर परचेज भी कर लेंगे, आप उनको हमेशा रेगुलर फीडबैक दोगे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उनको हमेशा सर्वे मतलब कस्टमर सर्विस हमेशा प्रोवाइड करें 24/7। गूगल एनालिटिक्स सीआरएम सॉफ्टवेयर फिर से रिपोर्ट सॉफ्टवेयर सारे यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बात करेंगे होता है मार्केटिंग प्लान फॉर ए बैंक ओपनिंग ब्रांच इन रूरल एरिया। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, तो इसका आप कैसे करोगे। पहला आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखोगे कि प्रमोशन बैंक ब्रांचेज इन रूरल एरिया, प्रमोशन प्रमोशन आप करना चाहते हो वहाँ पे, लॉन्चिंग एंड प्रमोशन। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोमोट ट्रस्ट, इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ द बैंकिंग सर्विस। तो मतलब ये भी रूरल एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे उतने कभी लिटरेट इलिटरेट सभी तरह के पर्सन होते हैं। तो आपका ये गोल है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट एनालिसिस करोगे, टारगेट मार्केट आप देखोगे कि फार्मर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, डेली वेज अर्नर्स, वुमेन को देखोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मार्केट नीड्स है कि नहीं, एक्सेस ऑफ टू सेविंग्स हो गया, लाइक इजी क्रेडिट, इंश्योरेंस, रेमिटेंस सर्विस। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, लो फाइनेंशियल लिटरेसी, ट्रस्ट इशू आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को सब समझाना बहुत दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, तो वो सब धीरे धीरे समझते हैं। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या है कि कुछ आप योजना ऐसा बताओ उनको, जनधन योजना जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, पीएम किसान, ठीक है, ये सब कुछ योजना आ जाती है। बाकी आप थर्ड में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ओपन 10,000 सेविंग अकाउंट इन द 6 मंथ, मान सकते हैं कि आप जनधन योजना के थ्रू आप जीरो बैलेंस अकाउंट रूरल एरिया में खोलाना चाहते हो। बाकी ऑफर माइक्रो लोन्स टू एटलीस्ट 1,000 रूरल एंटरप्रेन्योर, तो ये सब कई सारे फार्मर्स के लिए भी आप स्कीम ला सकते हो। कंडक्ट 50+ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप से सब लगा सकते हो। फिर अचीव 30% एडॉप्शन ऑफ द मोबाइल बैंकिंग एप्स इन द 1 ईयर। तो ये सब सारा आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाओगे, ये सब सारा की सेगमेंटेशन करोगे, टारगेटिंग करोगे, फिर पोजिशनिंग करोगे। तो ये सब सारा कुछ देखोगे, तो बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, फार्मर्स, ट्रेडर्स, इनकम एंड लिटरेसी लेवल। फिर आप 4 पीस में देखोगे कि प्रोडक्ट आपका कि नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है, सेविंग स्कीम्स, स्मॉल टिकट लोन्स। तो ये सब सारा कुछ आता था, किसान क्रेडिट कार्ड्स। प्राइस में आप लो, ज़्यादातर आप रूरल में लो ही रखोगे या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट ज़्यादा करोगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर जीरो बैलेंस अकाउंट ही लोग ज़्यादा खोलाते हैं। प्लेस में देखोगे तो फिजिकल ब्रांचेस सेंट्रल में, विलेज लोकेशन, ये सब पे देखोगे। प्रमोशन ये सब लोकल न्यूज़पेपर एड्स, स्ट्रीट, फोक मीडिया, रेडियो, लाउड स्पीकर, तो ये सब ज़्यादातर गाँव में सब चलता है, ठीक है। तो ये सब टीवी, ये सब टेलीविजन, ये सब टेलीकास्ट कर सकते हो। पांचवा हो जाता है बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन। बजट आप करोगे, ब्रांच सेटअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 40% दोगे, प्रमोशन एंड कैंपेन में 30% दोगे, ट्रेनिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी में 15%, डिजिटल टूल्स में, मोबाइल वैन्स में 10%, कंटीजेंसी फंड में मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप सेव करोगे वो 5% में आता है। तो ये सब सारा बजट में। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जैसे कि 1 से 2 मंथ में आप ब्रांच सेटअप करोगे, लोकल हायरिंग करोगे आप, फिर प्रमोशन करोगे, 3 से 4 मंथ में आप फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाओगे, अकाउंट ऑनबोर्डिंग करोगे, 5 से 6 मंथ में आपका माइक्रो लोन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोबाइल वैन रोल आउट होगा, फिर 7 से 12 मंथ में कस्टमर रिटेंशन या फिर डिजिटल अडॉप्शन ड्राइव ये सब होगा। तो ये सब सारा आपका आएगा। फिर आप लास्ट में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करोगे। आप लास्ट में जब सारा कुछ हो जाएगा तो आप फिर आप मॉनिटर भी करोगे, केपीआई यूज करोगे कि ओपन अकाउंट कितने हुए हैं, लोन कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये सब सारा कुछ होगा। टूल्स आप मंथली रिपोर्ट्स देखोगे, कस्टमर की फीडबैक, रूरल एजेंट ऑडिट, में सारा कुछ होता है। अब देखो गाइस, हम लोग बात करेंगे अब सीएलवी का। सीएलवी क्या होता है गाइस, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सीएलवी इट मींस कि इज द टोटल मनी ए बिजनेस कैन अर्न फ्रॉम ए कस्टमर ड्यूरिंग द एंटायर टाइम दैट द कस्टमर बाय फ्रॉम देम। मतलब इस कस्टमर कितने टाइम उससे, ऑलरेडी वो उसका लॉयल कस्टमर है कि नहीं, वो इससे कितना टाइम बाई कर रहा है उससे प्रोडक्ट। मान लेते कि मैं शॉपकीपर हूँ और कोई मेरा कस्टमर आया, वो कस्टमर मेरा कब से वो मेरा सामान ये सब परचेस कर रहा है, इंटायर टाइम वहां पे कब से वो ले रहा है, मतलब 1 साल से या फिर वो 20 साल से, 30 साल से ले रहा है, तो वो उसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू देखा जाता है। थिंक ऑफ इट्स वे, जैसे कि फिर कस्टमर कीप कमिंग बैक योर शॉप फॉर मेनी ईयर्स, तो सीएलबी टेल्स यू वैल्यूएबल दैट वन कस्टमर इज टू योर बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो वो आपके लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर है। तो वो होता है सीएलबी, कि जो आपके कस्टमर है, मान लेते हैं कि आपसे बार बार परचेस कर रहे हैं, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने, कोई रेगुलर कस्टमर जैसे किराना स्टोर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटायर, जो बोलते हैं इंटायर टाइम द कस्टमर बाइज फ्रॉम द देम। वाई सीएलबी इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि इट हेल्प्स योर, यू फाइंड योर बेस्ट कस्टमर, कि आपके लिए बेस्ट कस्टमर कौन है, कि हु बाय अगेन एंड अगेन। इट टेल्स वेयर टू फोकस योर टाइम एंड मनी ऑन कीपिंग लोयल कस्टमर एंड हैप्पी। इट हेल्प्स यू प्रिडिक्ट how much money you can earn from a customer in future. It improve your marketing, sales, customer service decision, ये सब सारा कुछ आपको बताता है। Why does risk, आपसे होता है कि आपसे पूछता है कि why does risk to CLV mean? It means your best customer might stop buying from you.
कभी कभी इसमें रिस्क होता है कि मान लेते हैं कि आपका एक रेगुलर कस्टमर था बट वो आपका रेगुलर नहीं रहा, वो कहीं और डाइवर्ट हो गया, एंड इट पुट्स योर फ्यूचर प्रॉफिट एट रिस्क। तो ये भी हो सकता है। अगर आपको उसका प्रोडक्ट मतलब आप वो जो कस्टमर है उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा था बट आप क्वालिटी में कटौती कर रहे हो, प्राइसेस इंक्रीज करते हो, तो हो सकता है जा सकता है, नहीं। ठीक है। जियो का कस्टमर एयरटेल में चल सकता है, एयरटेल कस्टमर जियो में आता है, ये सब सारा कुछ होता है, वो लोग भी सीएलबी यूज करते हैं। ठीक है। तो हाउ टू प्रोडक्ट एंड मैनेज सीएलबी रिस्क। पहला होता है डिक्रीज इन स्पेंडिंग। जैसे कि कस्टमर स्टार्ट बाइंग लेस ओवर टाइम। तो मान लेते हैं कि रेगुलर कस्टमर थे यूज टू स्पेंड 5000 एवरी मंथ ऑन योर ब्यूटी प्रोडक्ट, बट नाउ 2000 ही यूज कर रहा है। तो व्हाट यू कैन डू, आस्क फॉर फीडबैक, मे बी दे फाउंड ए चीपर ब्रांड। ठीक है। उस दिन फीडबैक ऑफर ए डिस्काउंट और बंडल में। ठीक है, टू विन विथ विन देम बैक। ये सब सारा कुछ है। मोर कंप्लेन और इशू, ज्यादा कंप्लेन और इशू आ रही है अभी तो आप उनसे पूछो। द कस्टमर इज कंप्लेनिंग मोर ऑफन और फेसिंग फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट यूज योर सॉफ्टवेयर नाउ कॉल कस्टमर सर्विस 3 टाइम ए वीक विद बग्स एंड लॉगिन इशू। ये सब आप देख रहे हो तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करो। तीसरा आ जाता है फ्रीक्वेंट चेंज एंड रिक्वेस्ट। तो कस्टमर बार बार आपसे आस्क कर रहा है कि आप उस पर चेंज करो, बट उसको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करो तो वो आप चला ही जाएगा, तो क्या करेगा फिर। ठीक है। बिजनेस क्लाइंट कीप आस्किंग टू अपडेट देयर कॉन्ट्रैक्ट और ऐड या फिर रिमूव सर्विस एवरी मंथ, ये सब सारा कुछ कर रहा है। अब उसके बाद आ जाता है आपको बिग चेंज इन द बिजनेस, आपको चेंज करो देयर कंपनी मर्जेस। ठीक है। लाइक चेंजेस ओनर या फिर सिर्फ स्ट्रैटेजी करो, योर क्लाइंट मर्ज विद अनदर कंपनी, नाउ यूज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जैसे कि जियो सिम अब एयरटेल यूज कर रहे हैं, एयरटेल का मतलब जो कस्टमर है वो एयरटेल का यूज कर रहा है, तो आपका प्लान सब महंगा हो गया या फिर आपको अच्छा क्वालिटी नहीं पड़ा, तभी तो वो भाग गया। तो इस तरह होता है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि लोयल है। हाँ, एक लोयल है बट लो स्पेंडिंग कस्टमर है, आपके लिए लोयल है बट एक लो स्पेंडिंग कस्टमर है वहाँ पे। एक जो रवि है कि रवि हैज बीन बाइंग फ्रॉम योर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फॉर 5 years। ठीक है। ईच ईयर ही स्पेंड 10,000। ठीक है, बाइंग चार्जर्स हेडफोन्स एंड स्मॉल गैजेट्स, आपकी दुकान से खरीदता है। सीएलबी उसका निकाले तो 10,000, 5 साल में 50,000 यहाँ पे उससे मैंने कमाया। ही इज लोयल, मे बी इट्स टाइम टू ऑफर हिम। अब मेरा हक बनता है कि मैं उसको कुछ ऑफर दूं, तो ही लाइक ए बेटर वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट ही ऑलरेडी बाई, ए स्पेशल डील ऑन ए लैपटॉप और फोन टू इंक्रीज स्पेंडिंग। तो वहां पे मैंने उसको कुछ ऑफर दिया, डील दिया, तो वो सब सारा यहाँ पे मैं देखूंगा। ठीक है। तो दूसरा आप एग्जांपल दे देते हैं कि न्यू हाई स्पेंडिंग कस्टमर, जैसे कि प्रिया इज अ न्यू कस्टमर इन जस्ट 1 year, शी बॉट 50,000 का सामान मेरे यहाँ से कर दी। तो सीएलबी उसका 50,000 का, बट सी स्टिल न्यू। हाउ टू कीप हर, गिव ग्रेट कस्टमर सर्विस, सेंड पर्सनलाइज ऑफर। आप ज्यादातर पता है ये सब कहाँ देखोगे, सीएलबी बैंक से में देखोगे। जिनके पास हाई वर्थ रहता है ना, जो हमेशा बैंक के समय हाई अमाउंट ऑफ पैसा जमा ये सब करने आते हैं, बिजनेसमैन ये सब। ठीक है। तो उन लोग बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है उन लोगों को, देखोगे ना वहाँ पे जो टैक्स जो मतलब इंटरेस्ट रेट है ना उन लोगों को कम, मतलब वहां पे बोला जाएगी आपको ना, जैसे कि कोई लोन ये सब का जो रहता है इंटरेस्ट है उन लोगों को, जैसे कोई मान लेते हैं कोई जिनको कोई 12% पे देता है, बट उन लोगों को देंगे वो लोग 8 या 9% पे ही दे देंगे, ताकि वो लोग एक रेगुलर कस्टमर है उनके। ठीक है। तो बैंक वाले ना उनको बहुत अच्छे से वहाँ ट्रीट करेंगे, चाय पानी नाश्ता कराएंगे। ठीक है। तो वो सब क्या होता है, जो बैंक के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं बार बार इन्वेस्टमेंट करने, कुछ सेविंग करने, तो उनको क्या करते हैं, बाकी जो आम जनता से वहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे उनको वहाँ पे लोन दे देते हैं। तो वो सब सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, उसका भी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। एग्जाम्पल 3 भी दे सकते हैं, हाई लाइक वैल्यू कस्टमर विद ए प्रॉब्लम, लाइक सपोज ए टॉप कस्टमर इज फेसिंग इशू विद योर प्रोडक्ट, लाइक इफ यू इग्नोर देम दे विल स्टॉप बाइंग, दैट्स लाइक बिग लॉस। तो आप लिसन केयरफुली, फिक्स द लाइक इशू क्विकली, या फिर मे बी ऑफर ए फ्री अपग्रेड और ए कस्टमर सॉल्यूशन, आप यहाँ पे कस्टम सॉल्यूशन दे सकते हो। अब और भी आप एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट शॉर्ट आता है एग्जाम में सीएलबी के साथ। सीएलवी क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर इनटू कस्टमर लाइफ स्पैन, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विंग द कस्टमर माइनस से करते हो। तो मान लेते हैं कि फाइंड हाउ मच ए कस्टमर स्पेंड एवरी ईयर। तो 10,000 पर ईयर कर रहा है, तो एस्टिमेट हाउ मेनी ईयर्स दे विल स्टे विथ योर कंपनी। मान लेते हैं 5 साल स्टे किया, तो इसको कैसे निकाले, 10,000 इंटू 5 कर दिए तो 50,000 है, दिस द टोटल रेवेन्यू। सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ सर्विंग कस्टमर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे कॉस्ट ऑफ, तो 15,000 आया यहाँ पे, ओवर 5 ईयर टू सपोर्ट देम। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 15,000 निकाल लिए, ताकि उनको कुछ आप यहाँ पे ऑफर से लगाओगे। ठीक है, फिर उनको दोगे, तो यहाँ पे माइनस करें तो 35 से रहा है, तो मतलब सो दिस कस्टमर ब्रिंग्स यू 35,000 प्रॉफिट ओवर
देयर लाइफ टाइम विद यू। तो 15,000 अपन को कुछ ऑफर ऑफर दे दिया अपने तरफ से, तो वो उसमें हटा दिए, मतलब टोटल कॉस्ट सर्विंग फॉर द कस्टमर। तो आप उनके लिए यहाँ पे कुछ अपने अमाउंट से निकालें। ठीक है। तो वो सब आपका ये जो आया, कस्टमर ब्रिंग 35,000 प्रॉफिट है, तो लाइफ टाइम विद यू, तो ये चीज आपका राइट आंसर आया। आप यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स लगा सकते हो, जैसे एक लॉयल कस्टमर 10,000 स्पेंड करता है, लाइफ टाइम 10 साल तक है। फिर कॉस्ट टू सर्व आपका लगा 20,000 ओवर 10 ईयर्स में, तो आप यहाँ पे 80,000 आपका यहाँ पे बना, तो देयर इज अ वैल्यूएबल कस्टमर। एग्जाम्पल टू भी ले सकते हो। तो ये सब सारा कुछ आ जाता है, कोई एग्जाम्पल या फिर दो तीन एग्जाम्पल डाल सकते हो, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। CLV क्यों यूजफुल है? इट टेल्स यू हु योर बेस्ट कस्टमर, कि कौन आपका बेस्ट कस्टमर है। हेल्प यू डिसाइड वेयर टू स्पेंड मोर टाइम एनर्जी मनी। अब जो कस्टमर आपका वैल्यूएबल ही नहीं है, जो बैंक जो आम जनता को आप अगर कम इंटरेस्ट रेट पे दोगे, वो आपका रेगुलर कस्टमर नहीं, तो आप उसको क्यों दोगे? ठीक है। तो जो आप पे वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, फिर आप उसको ट्रेड ज्यादा अच्छा करो, वो भी होता है। सोज योर विच कस्टमर आर वर्थ कीपिंग एंड ग्रोइंग, हेल्प रिड्यूस वेस्टेड मनी ऑन लो वैल्यू कस्टमर, ये सब सारा कुछ आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट आता है, इसको ध्यान सुनना। ठीक है। पॉटर का जो 5 फोर्सेस मॉडल आता है, जो पॉटर साहब थे, वो जो थे एक सिंपल बट पावरफुल टूल था, दैट यू कैन यूज आइडेंटिफाई द मेन सोर्स ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री और सेक्टर। इससे आप पता लगा सकते थे कि आपके इंडस्ट्री, आपके सेक्टर में कि कंपटीशन कितना इंटेंस है या फिर नहीं है, वो आप इस मॉडल से लगा सकते थे पता। वेयर यू अंडरस्टैंड द फोर्सेस अफेक्टिंग योर इंडस्ट्री या फिर अफेक्ट कर रहा है, यू कैन एडजस्ट योर स्ट्रेटजी, बूस्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी या फिर स्टे अहेड of the competition. You can take fair advantage in strong position to improve weak one and avoiding taking wrong step for the future. मान लेते हैं कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप वहाँ पे SWOT एनालिसिस किए। SWOT एनालिसिस में आपको ये दिखा कि आपके ना कंप्यूटर्स काफी आ गए, तो आप यहाँ पे पॉटर का 5 मॉडल, यहाँ पे रूल फोर्सेस मॉडल लगा सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, फ्यूचर में आपको कौन से स्टेप लेना चाहिए, आपको कौन से रिस्क को हटाना चाहिए, कम करना चाहिए। तो वो सारा पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल में ही बताया गया कि बेसिकली ये बिजनेस को ध्यान में रखकर बताया गया कि आपके एनवायरनमेंट क्या चल रहा है आपके आसपास। फिर आप उसको देख कर वहाँ पे उसको बिजनेस को आप इस जो 5 कैटेगरीज है उसके हिसाब से चलाओगे। ये बेसिकली ये जो थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल पॉटर ने बनाया था 1979 में, बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईली रिगार्डेड बिजनेस स्ट्रेटजी टूल्स ये माना गया है अभी तक का। ठीक है। ये बेसिकली हाउ कॉम्पिटिटिव फोर्स चेंज सेफ स्ट्रेटजी, ये सब आपको कुछ कुछ लिख देना, ताकि मार्क्स अच्छे मिलते हैं कौन इसको यहाँ पे लाया था। ठीक है। और डेट ये सब। सबसे पहला जिनका ऑब्जेक्टिव जो था ये लाने के लिए, ये बेसिकली अंडरस्टैंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को पहचानने के लिए कि वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं, क्या मैं उसमें बेट ले सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। मैं उसमें बिजनेस ओपन कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, कि मैं करूँ या ना करूँ, तो वो सब प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आइडेंटिफाई कम्पिटिटिव फोर्सेस, लाइब्रेरी देख रहे हो, सप्लायर पावर है कि नहीं, कस्टमर पावर है कि नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंस या फिर सब्सक्रिप्शन। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डेवलप स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग, मार्केट पोजीशनिंग, इसको देखोगे। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, मैनेज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हो गया, गेन लॉन्ग टर्म कंपटीटिव एडवांटेज, ये सब सारा ऑब्जेक्टिव देखकर इस मॉडल को यहाँ बनाया गया है। अब सबसे हम लोग पहले बात करते हैं, पहला जो इसका है कम्पिटिटिव लाइबिलिटी। तो मतलब इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, तो इसका नाम ही रख दिया कम्पिटिटिव लाइबिलिटी। तो सब इसका जो मीन होता है कि हाउ इंटेंस इज द कंपटीशन अमंग द सिस्टम प्लेयर, कि उसमें जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर, कितना कंपटीशन है उस मार्केट में। जैसे कि आप टेलीकॉम सेक्टर में बात कर रहे हो, तो हाई रेगुलेटरी देखोगे, जैसे कि जियो वर्सेस एयरटेल से VI में काफी ज्यादा प्राइस वॉर दिखता है यहाँ पे। ऑफर्स मेक कंपटीशन वेरी हाई। जियो आपको रिचार्ज ऑफर में देखेगा, नेटफ्लिक्स प्लान आजकल देखोगे, आजकल IPL प्लान मिलता है, तो कई सारे यहाँ पे कंपटीशन लाइबिलिटी, यहाँ पे ना बेसिकली न्यू प्लेयर्स आ ही नहीं सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है। तो इसका है बेसिकली हेल्थ फॉर्म्स प्लान प्लान डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग एंड कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी, तो ये सब सारा है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन लाइबिलिटी में यही देखते हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन है, न्यू तो कोई उतर ही नहीं सकते जल्दी यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आपको प्राइस सेंसिटिव मार्केट ये बहुत है। दूसरा जो होता है थ्रेट ऑफ न्यू ट्रेंड्स, इसका जो होता है कि हाउ इजी इट फॉर ए न्यू कंप्यूटर टू इंटर इनटू द इंडस्ट्री। ये ना काफी इजी होता है कि ये ना बेसिकली मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री ऐसा है कि जिसमें घुसना बहुत इजी है, जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, उसमें आप बिजनेस तुरंत खड़ा कर सकते हो, मतलब जो भी न्यू कंप्यूटर वो इजीली आ सकता है। मतलब इजियर एंट्री मींस मोर कंपटीशन, मतलब कोई भी उसमें घुस जाएगा तो मतलब मान लेते हैं ये बिजनेस है कोई, ये कोई इंडस्ट्री है, मान लेते हैं कोई ब्यूटी का इंडस्ट्री है, उसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, क्योंकि इसमें घुसना आसान है, तो सब आ जाते हैं, कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है, लोगों को नजरों में आ गए तो जैसे बढ़ जाएगा। जैसे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में देख लो, इसमें पहले बहुत मतलब इंटेंस कंपटीशन नहीं हुआ करता था, और इसमें घुसना बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई आपका खर्च नहीं था। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, और डोमेन और होस्टिंग ले लो, और फिर डायरेक्ट आप वहां से सेल कर सकते हो। तो उसमें घुसना काफी आसान था। पहले ई कॉमर्स उतना इंडस्ट्री बूम नहीं था, बट आजकल देख लो इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया है, जल्दी आप यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मीशो आजियो भी यही किया, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ आज compete कर रहा है। तो ये इसमें पहले इतना घुसना आसान, मतलब इतना आसान था, कि अब देख सकते हो इसमें कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया ई कॉमर्स में। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तीसरा होता है बार्गेनिंग पावर सप्लाई। बार्गेनिंग पावर सप्लाई मतलब उस इंडस्ट्री में वो इकलौता ही सप्लाई, ठीक है, उसी के हिसाब से वो चलेगा वहां पे, कि हाउ मच पावर डू सप्लायर हैव ओवर अदर प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कि इसमें, जैसे कि पावर फुल सप्लायर कैन रिड्यूस द कंपनी प्रॉफिट। मान लेते हैं कि मैं एक लैपटॉप ब्रांड, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मुझे लैपटॉप में प्रोसेसर चाहिए इंटेल का। अब तो इकलौता इंटेल ही वहां पे सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वही प्रोवाइड करेगा। अब वो जिस प्राइस में सेट कर रहा है, मुझे मुझे वो परचेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटेल लिखा हुआ भी है। अब जो वो प्राइस में मुझे सेल करेगा, जितना क्वांटिटी में सेल करेगा, उसके हिसाब से मैं लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करूंगा। तो मतलब उस इंडस्ट्री में वो इकलौता ही सप्लायर होता है जिसपे मुझे निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, कि वही जिस हिसाब से चलाएगा मार्केट, मुझे उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ये सब सेल, ये सब देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, जैसे कि देखो टायर सप्लाई, जैसे कि एमआरएफ हो गया, ब्रिजस्टोन, रेजेस प्राइसेस, कार्ड कंपनीज में फेस मार्जिन प्रेशर, ऑल्सो प्रोसेसर इंडस्ट्री लाइक इंटेल में। तो अगर यहाँ पे सप्लायर जो है प्राइस रेज करेगा, तो कार कंपनी को भी मार्जिन में यहाँ पे देखना पड़ता है, और कार का उससे क्या हो जाता है, प्राइस सब इंक्रीज हो जाता है, उनका मार्केट मार्जिन काफी कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन से। तो उनके ऊपर ये रहता है कि वो इकलौते सप्लायर्स होते हैं, वो किंग होते हैं उस मार्केट के सप्लायर में, ताकि उनको जो कंपनीज है वो उन पे ही निर्भर रहते हैं, बाकी चीज पे नहीं रहता है, क्योंकि वही है, तो वही मार्केट चला है। उसी का उल्टा होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, वो चौथा मैन है जो कस्टमर। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को हक होता है कि वो कहाँ से भी सामान खरीद सके, उनको कहाँ से लोअर प्राइस में सामान वो खरीद सके। जैसे कि हाउ मच पावर डू कस्टमर हैव इन डिमांडिंग लोअर प्राइसेस और बेटर प्रोडक्ट। उनको कहाँ से बेटर प्रोडक्ट मिल जाए, उनको जहाँ अच्छा लगा वो बाई कर लेंगे। जैसे कि ई कॉमर्स में देख सकते हो, आप बाजार में देखते हो, जहाँ मुझे अच्छा सामान मिलता है, जहाँ इकोनॉमिकल प्राइस में, वहां से खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। हाई बायर लाइक पावर फोर्सेस लाइक wants to cut prices to improve offering, like in the online travel booking industry customer compare flight easily like make my trip। उनको जहां से अच्छा मिले वहां से वो परचेस कर सकते हैं, वहां से वो टिकट वहां पे बाई कर लेंगे। मतलब उनको बस मिलना चाहिए। कि यहाँ पे ना क्या होता है, कि यहाँ पे कस्टमर का जो स्पैन टाइम होता है ना, ठीक है, कस्टमर का जो स्पैन टाइम होता है वो काफी कम होता है। उनको जहाँ कहीं अच्छा मिले वो वहां स्विच कर लेते हैं, वो देखते नहीं कि ये कंपनी मुझे टिकना है कि नहीं टिकना है। ठीक है, वो जहाँ उनको अच्छा मिले, जहाँ उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है, वो वहां पे चले जाएंगे विदाउट एनी लूजिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये क्या होता है, फिर नाम से ही समझ रहे हो, हाउ इजली कैन कस्टमर स्विच टू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। वही चीज है ये, इसी का ना थोड़ा सा मिलता जुलता है यहाँ पे। बार्गेनिंग पावर ऑफ लाइक बायर्स, मतलब बायर्स के पास बहुत यहाँ पे मतलब एक चीज है कि इसमें और चीज भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें ना, जैसे कि डव का देख सकते हो, डव भी है, डव भी शैम्पू बनाता है। ठीक है, आप सनसिल्क भी बनाता है, क्लिनिक प्लस ही बनाता है। तो कस्टमर के पास ऑप्शंस यहाँ पे बहुत है, उनको जहाँ अच्छा ऑप्शन मिलता है वो वहां से परचेस कर सकते हैं। तो वही चीज है, तो ऑप्शंस बहुत है, कस्टमर यहाँ पे कस्टमर किंग है, उनको जहाँ अच्छा मिले वो तुरंत स्विच कर लेंगे। उसी तरह होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में, कि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को वो जल्दी स्विच कर लेते हैं, कि हाउ इजली कैन कस्टमर स्विच टू द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। व्हाट इट मैटर्स मोर सब्स्टिट्यूट लाइक मोर चांसेस ऑफ कस्टमर लीविंग। अगर आप अच्छा नहीं दोगे वो तुरंत लीव कर देंगे बिना कुछ देखे आपके ब्रांड के। जैसे कि टी वर्सेस कॉफी, टी अच्छा नहीं मिल, टी ज्यादा महंगा हो तो कॉफी पे स्विच कर लेंगे, कॉफी महंगा हो तो टी पे स्विच कर लेंगे। उबर वर्सेस ओला वर्सेस मेट्रो, ऑल आर सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रैवल एंड रिफ्रेशमेंट नीड। तो जहाँ जो अच्छा मिलता है, वो सस्ता मिलता है, उस पर स्विच कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पुशेस कंपनी टू इनोवेट, इम्प्रूव क्वालिटी, या फिर रिड्यूस कॉस्ट टू स्टे अहेड, यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इनका बॉर्डर का 5 लाइक कोर्सेज मॉडल का। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स भी आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही दोनों पार्ट है। जो पॉटर जो 5 फोर्सेज मॉडल है, और जो बीसीजी मैट्रिक्स है, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, बट आपको इसमें भी पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बीसीजी मैट्रिक्स भी आपको हर हमेशा 10 मार्क्स का यहाँ पे आता है।
बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है ना, ये एक होता है कि ये एक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स होता है जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया था। एक स्ट्रैटेजी टूल होता है जो बिजनेस टू एनालाइज देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड मेक डिसीजन अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज। ये बेसिकली आपको प्रोडक्ट को बताता है कि प्रोडक्ट आपका चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे आपको प्रोडक्ट में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, हाई मार्केट ग्रोथ है कि नहीं, मार्केट शेयर है कि नहीं, वो सब सारा को प्रोडक्ट को बताएगा। इट हेल्प्स कंपनी आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट आर वर्थ इन्वेस्टिंग है, या फिर आपको किस प्रोडक्ट को ऊपर करना चाहिए प्रोडक्ट लाइन को, किस प्रोडक्ट को आपको नीचे करना चाहिए, वो सब सारा कंपनी बताता है। कंपनी में विच शुड बी मेंटेन एंड विच माइट नीड टू बी डिसकंटिन्यू, मतलब किस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। तो बीसीजी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1970 में किया गया था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में बाय ब्रूस हेंडरसन, द फाउंडर ऑफ बीसीजी। इट हैज कंटिन्यू टू इंटर अंटिल द प्रेजेंट, अभी तक ये सब चल रहा है। इसमें जो ये आप जो फिगर देख रहे हो, इसी से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। इस फिगर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, हाई लो, हाई और लो। ठीक है, हाई लो और हाई लो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और टॉप। तो यहाँ पे ये समझना, इस साइड आपका यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट है और इधर आपका रिलेटिव मार्केट शेयर है। जब आपका यहाँ पे हाई मार्केट शेयर और यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट रहता है, तो यहाँ पे आपका हाई सेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई सेल, और यहाँ पे मोर कैश आता है। हाई सेल और मोर कैश आता है। ठीक है, मतलब कि मैं अगर बता दूं, तो जब यहाँ पे स्टार में, जब आपका रिलेटिव मार्केट शेयर में, जब आपका मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट भी, यहाँ पे जब मैं स्टार में बात करूँ तो हाई सेल तो बहुत रहता है, सेल काफी हाई रहेगा, और मोर यहाँ पे कैश भी आएगा। सबसे परफेक्ट एग्जांपल इसकी बात करें स्टार में, तो हाई ग्रोथ में और हाई मार्केट शेयर में, तो प्रोडक्ट और बिजनेस विथ हाई मार्केट शेयर इन द फास्ट ग्रोइंग मार्केट, तो यहाँ पे कैश भी ज्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हाई सेल भी होगा। जैसे कि यहाँ पे आईफोन का, एप्पल का देख सकते हो, आईफोन फॉर एप्पल, दे आर द मार्केट लीडर बट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर ग्रोथ, ओवर टाइम दे कैन बिकम कैश काउस एज द मार्केट ग्रोथ सोर्स। तो उस क्लैश को मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, बट अभी के लिए स्टार के लिए समझो कि वो एप्पल आईफोन ही यहाँ पे हाई सेल, और यहाँ पे हाई कैश यहाँ पे आता है, मोर कैश यहाँ पे आता है। लो में क्या हो जाता है आपका बेसिकली, लो मार्केट शेयर, और यहाँ पे लो, मतलब यहाँ पे, सॉरी, लो मार्केट शेयर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे मार्केट शेयर, और यहाँ पे हाई मार्केट ग्रोथ रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हाई सेल तो रहेगा आपका। ठीक है, हाई सेल रहेगा, बट यहाँ पे लेस कैसा आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका हाई सेल रहेगा बट यहाँ पे लेस कैसा आएगा। ठीक है, ये कैसे होता है वो देखो। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर बट हाई ग्रोथ मार्केट, दे हैव पोटेंशियल बट रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू इंक्रीज मार्केट शेयर, बेसिकली कैन ईदर बिकम स्टार या फिर फॉल इनटू ए डॉग्स इफ दे फेल टू कैप्चर द मार्केट। ठीक है, इफ दे फेल कैप्चर द मार्केट, जैसे कि एप्पल टीवी, या फिर एप्पल का या फिर एप्पल का यहाँ पे आप देख सकते हो, आईपैड भी यहाँ पे रख सकते हो। इसका देखोगे सेल तो काफी है। ठीक है, एप्पल का आईपैड भी देखोगे ना, लैपटॉप ये सब, मैकबुक ये सब भी देखोगे, तो इसका सेल काफी हाई है। ठीक है, बट इसमें जो है इस लेस कैसा आता है, क्योंकि हर लोग परचेज नहीं कर सकता। 100% में एप्पल का मैकबुक और टीवी कौन परचेज करता है, मान लेते हैं 5% जनता। ठीक है, तो यहाँ पे हाई सेल तो है, सेल हर साल हो रही है, बट उतने लोग परचेज नहीं कर रही है, तो कैश क्या हो रहा है, इससे लेस आ रहा है, तो दैट्स वाई ये आपका हो जाता है, वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तीसरा जो आ जाता है आपका यहाँ पे कैश काउ। कैश काउ क्या होता है, यहाँ पे जो आपका होता है लिमिटेड सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका लिमिटेड सेल होता है, बट यहाँ पे जो कैश होता है वो मोर कैश आता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मार्केट शेयर यहाँ पे काफी, यहाँ पे देखोगे तो हाई है। ठीक है, मार्केट शेयर यहाँ पे देखोगे तो हाई है यहाँ पे, और जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट है वो आपका यहाँ पे लो होता है, तो यहाँ पे इसलिए लिमिटेड सेल और यहाँ पे ज्यादा कैश आता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप समझोगे, तो कैश काउ में यहाँ पे होता है कि प्रोडक्ट और बिजनेस विद हाई मार्केट शेयर इन ए स्लो ग्रोइंग और मैच्योर मार्केट में होता है, दे जनरेटेड स्टडी कैश फ्लो विद लेस इन्वेस्टमेंट, जैसे कि दे दे देयर आर कंपनी प्रॉफिट सेंटिंग या फिर फंड अदर प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे बेसिकली मैकबुक ये सब ले सकते हो, इसमें भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे इसका लिमिटेड सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका लिमिटेड सेल होता है। ठीक है, और इसका यहाँ पे मोड कैश आता है, कम सेल में भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये 1.5 लाख का 2 लाख का ये मैकबुक ही आता है, टीवी ये सब आ जाता है। ठीक है, लुई विटॉन का पर्स आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लुई विटॉन का आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ है यहाँ पे जो लग्जरी ब्रांड हो, जैसे रोलेक्स, ये सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब सारा इस सेगमेंट में आ जाता है कैश काउ में। ठीक है,
तो यहाँ भले लिमिटेड सेल होता है, कम ही सेल होगा, 5 ही क्वांटिटी होगा, बट कम भर के कैश आता है। ठीक है, क्योंकि कैश वहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत महंगा सामान रहता है वो चीज। चौथा हो जाता है आपका डॉग। डॉग मतलब क्या होता है, यहाँ पे लो मार्केट शेयर रहेगा, बट यहाँ पे लो आपका मार्केट ग्रोथ भी रहेगा। मतलब यहाँ पे आपका लेस सेल होगा, यहाँ पे दोनों लेस सेल होगा, और यहाँ पे लेस कैश भी आएगा, लेस कैश भी आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली अब मैं समझा देता हूँ डॉग का क्या चेंज है, कि यहाँ पे प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर और यहाँ पे डिक्लाइनिंग मार्केट में यहाँ पे काम करता है, स्लो ग्रोथ होता है। जैसे कि दे जनरेटेड लिटिल प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ पे क्या होता है कि ऑफर्ड कैंडिडेट्स फॉर डिसकंटिन्यूएशन या फिर डिसकंटिन्यूएशन, यहाँ पे यह होता है कि वो चाहे तो आप उसमें कुछ बंद कर दो, उस प्रोडक्ट को चल नहीं रहा है तो उसको आप बंद कर दो, या फिर आप उसको वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट करके फिर से चला सकते हो। जैसे कि ऐप आईपैड फॉर एप्पल हो गया, या फिर आप जैसे देख सकते हो नोकिया का एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो, जो या फिर वो बंद ही कर दिया, नोकिया का फोन ही बनाना बंद कर दिया, क्योंकि वो चला ही नहीं। फीचर फोन के साथ वो फीचर फोन पे ही रहा, वो टच पे आया नहीं, तो डेट्स वाई वो क्या हुआ वहाँ पे, बंद कर दिया। चला ही नहीं तो फिर उसको क्यों ऐसे, तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया वो। ठीक है, तो वो इसका डॉक्स में आ जाता है। तो ये चार जो है आपस में याद रखना, कि रिलेटिव मार्केट शेयर, और इधर मार्केट ग्रोथ रेट इधर लिख देना, हाई हाई लो लो इधर लिख लेना। तो स्टार में क्या होता है, हाई सेल। ठीक है, हाई सेल मोर कैश, क्वेश्चन मार्क में हाई सेल लेस कैश, तीसरे में कैश काउ में लेस सेल। ठीक है, और सॉरी लिमिटेड सेल, उसके बाद मोर कैश, यहाँ पे लिमिटेड सेल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लो सेल, यहाँ पे आपको लो सेल लेस कैश, डॉक्स में आते। ठीक है, बस इसको यहाँ पे ध्यान रखना, इस फिगर के साथ ये सारा लिख देना, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स डाल देना जो मैंने यहाँ पे बताया था। अब बात करेंगे इसके जो बीसीसी मैट्रिक्स में 4 स्ट्रेटजीज आती है, उसको ध्यान रखना, इसको जरूर से लिखना, तब गाइस आपका नंबर पूरा फुल मिलेगा इसमें। देखो, सबसे पहले होता है बिल्ड स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 4 स्टार एंड सम, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे कि इसमें 4 स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क के लिए आता है कि बिल्ड स्ट्रेटजी में, यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज मार्केट शेयर एंड बिकम ए मार्केट लीडर, आप यहाँ बनते हो। हाई इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग, R&D, इनोवेशन, ये सब में सारा कुछ आता है। जैसे कि एप्पल हमेशा आईफोन के लिए मार्केटिंग सब करता है, प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए हमेशा एक लीडर माना जाता है उसमें। तो वो इसमें बिल्ड स्ट्रेटजी में आता है, ग्रोथ स्ट्रेटजी में। होल्ड स्ट्रेटजी बेसिकली मेंटेन स्ट्रेटजी बोलती है, फॉर कैश कोज में आता है, ये बेसिकली मेंटेन करंट मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी में लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कैश काउ में क्या होता है, लिमिटेड सेल और मोड सेल। यहाँ पे मोड कैश होता है, यहाँ पे बेसिकली एप्पल का आईपैड ये सब ले सकते हो होल्ड स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेन करंट मार्केट शेयर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, ऑप्टिमाइज ऑपरेशन और रिड्यूस कॉस्ट हो गया, या फिर इंश्योर कस्टमर लॉयलिटी हो जाता है। तो एप्पल फोकस ऑन द कॉस्ट एफिशिएंसी, लाइक एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर द मैकबोर्ड टू कीप देम प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे भले ही उनका लिमिटेड सेल होता है, बट वो क्या होता है, उनके पास ज्यादा कैश होता है, क्योंकि सामान ये सब बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो वो होल्ड स्ट्रेटजी में होता है, तो वो ज्यादा ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देते हैं, ज्यादा सेल करने से ज्यादा बजाय वो कस्टमर सेटिस्फाइंग होने के लिए वो चीज देखते हैं। हार्वेस्ट स्ट्रेटजी वो होता है कि ये बेसिकली प्रॉफिट स्ट्रेटजी बोला जाता है, फॉर कैश काउ एंड सम डॉग्स। तो वो कैश काउ या फिर डॉग्स के लिए आप देख सकते हो, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होता है, often at the cost for the long term market share। इसका जो फोकस होता है रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, कॉल कट कॉस्ट एंड जनरेट एज मच एज कैश एज पॉसिबल। बेसिकली यहाँ पे कंपनीज ऑफन रिड्यूस R&D एंड मार्केटिंग फॉर मैच्योर प्रोडक्ट लाइक ट्रेडिशनल केबल टीवी सर्विसेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हम लोग का डिक्लाइन हो रहा है तो उसको चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा इम्प्रूव करें, थोड़ा R&D को कम करें, मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, प्रोडक्ट लाइक ट्रेडिशनल केबल टेबल सर्विसेज में थोड़ा वहाँ पे कॉस्ट ये सब कट कर सके, ताकि जो जनरेट एज मच एज कैश हम लोग यहाँ पे कमा सके। तो वो हम लोग प्रॉफिट स्ट्रेटजी एक्सपैंड करने के लिए यूज करते हैं। डाइवर्स स्ट्रेटजी वो होता है कि इसको एक बोलते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी, फॉर डॉग्स एंड सम क्वेश्चन मार्क। जब आपका प्रोडक्ट चल नहीं रहा है तो उसको आप सीधा बंद कर दो। ठीक है, जो आपका चल नहीं रहा है वो सीधा बंद कर दो, कट लॉसेस, या फिर आप रिडायरेक्ट रिसोर्स टू मोर प्रोमिसेस, या फिर आप दूसरे किसी प्रोडक्ट पे ध्यान दो, उसको हटा दो, उसको डिसकंटिन्यू कर दो, या फिर आप दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ऑन कर लो, या फिर सेल कर दो, उसको डिसकंटिन्यू कर लो, या फिर फेज आउट कर दो उस प्रोडक्ट को। जैसे कि एप्पल डिसकंटिन्यू आईपॉड। ठीक है, एज इट बिकम डॉग विद द डिक्लाइनिंग सेल एंड लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। तो आईपॉड देखें तो बहुत पहले चलता था, बट वो डायरेक्ट डिक्लाइन हो गया, चला ही नहीं। ठीक है, नोकिया के साथ भी वही हुआ, चला ही नहीं, नोकिया का लूमिया ऐसे डिक्लाइन हो गया।
ठीक है। तो वो डाइवर्स स्टडी में आता है, मतलब आप डिसकंटिन्यू कर दो, बंद कर दो, या फिर इम्प्रूवमेंट करके किसी दूसरे प्रोडक्ट लाइन पे फोकस करो। तो ये चीज होता है इसका बीसीजी का 4 मेन स्ट्रेटजीज। तो आपको ये सारा कुछ लिखना है, तब जाकर आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, और एकदम सजा के लिखना है, हाईलाइट करके पॉइंट को लिखना है, जो भी चीज मैंने बताया आपको एकदम हाईलाइट करके लिखना है एग्जाम में। ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज आप लोग आंसर बनाना तो प्लीज अपने आंसर को हाईलाइट जरूर से करना, पेन से या पेंसिल से ही ज्यादा करना, कि जहाँ पे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन लिख रहे हो उसको जरूर से गाइज आप लोग यहाँ पे हेडलाइन करके लिखना, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से ऐसे मार्क्स मिलता है वहाँ पे। ठीक है। मैंने भी ऐसे ही मैंने अपने आंसर्स कॉपी में मतलब मैं लिखता था। और ज्यादा कम ही लिखो, बट हाईलाइटेड पॉइंट लिखो, अच्छा मिलेगा आपको मार्क्स। ऐसा नहीं कि आपको पेज भरने से मार्क्स मिलता है। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी में ये मिथ होता है। ठीक है, आप अच्छे से लिखोगे तो जरूर से आपको मार्क्स मिलता है, भले आपके पेज कम ही भरे हो क्यों ना हो, या फिर आप बहुत ही कम ही लिखे हो, बट उसको एकदम अच्छे वे में लिखे हो। ठीक है, एक समझा के लिखो उनको, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, तब आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है। तो गाइज ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग टू दिस चैनल। चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्जाम। चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।